नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। हेमंत कैबिनेट का विस्तार हो गया। अब की बार 12वां मंत्री भी बनाया गया है। राज्यपाल संतोष गंगवार ने 11 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इनमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे से 6, कांग्रेस कोटे से 4 और राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से 1 मंत्री बनाए गए हैं। हेमंत की नई टीम में अनुभव के साथ युवा जोश भी है। देखिए रिपोर्ट। सीएम हेमंत सोरेन की नई टीम तैयार। हेमंत कैबिनेट में बनाए गए 11 मंत्री। राज्य के विकास गाथा लिखने के लिए सीएम हेमंत सोरेन की नई टीम तैयार है। अब की बार कैबिनेट पूरी है। 12वां मंत्री भी बनाया गया है। राजभवन के अशोक उद्यान में राज्यपाल संतोष गंगवार ने 11 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। जेएमएम कोटे से 6, कांग्रेस कोटे से 4 और आरजेडी कोटे से 1 मंत्री बनाए गए। हेमंत की नई टीम में अनुभव और युवा का समावेश है। शिल्पी नेहा तिर्की, सुदिव्य कुमार सोनू, चमरा लिंडा, योगेंद्र प्रसाद और संजय प्रसाद यादव पहली बार मंत्री बनाए गए हैं, जबकि रामदास सोरेन, दीपक बिरुआ, हफीजुल हसन, इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह और राधा कृष्ण किशोर के पास अनुभव है। इन लोगों को फिर से झारखंड को संवारने का मौका मिला है। बहुत बढ़िया टीम है, बहुत बढ़िया टीम है। 5 साल पूरा काम करेगी और 20 साल सरकार चलेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद, पार्टी को आभार व्यक्त करते हैं और निश्चित तौर पर जो जवाबदेही मिला है उसको निश्चित तौर पर निर्वहन करेंगे, बेहतर रूप से करने का काम। जिम्मेदारी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है तो सिंसियरिटी आनी चाहिए होता है। आने वाला कल बेहतर कैसे कर पाएं उसके लिए चैलेंज है क्योंकि जो जिम्मेदारी हमें दी गई है वो झारखंड प्रदेश को हम लोग कैसे सजाएंगे, संवारेंगे, इन सब चीज़ों पर हम लोग मंथन चिंतन करेंगे और कर रहे हैं और आने वाला कल में एक चुनौती के रूप में हम लोग ले रहे हैं इसको। बन गई सीएम हेमंत सोरेन की टीम। जेएमएम कोटे से बनाए गए 6 मंत्री। रामदास सोरेन, हफीजुल हसन, दीपक बिरुआ बने मंत्री। चमरा लिंडा, सुदिव्य कुमार सोनू, योगेंद्र प्रसाद बने मंत्री। कांग्रेस कोटे से बनाए गए 4 मंत्री। दीपिका पांडे सिंह, राधा कृष्ण किशोर, इरफान अंसारी बने मंत्री। शिल्पी नेहा तिर्की पहली बार बनाई गई मंत्री। आरजेडी कोटे से संजय प्रसाद यादव बने मंत्री। हेमंत सोरेन की नई टीम में क्षेत्रीय और जातीय समीकरण का पूरा ख्याल रखा गया है। सबसे ज्यादा 4 मंत्री संथाल परगना से बनाए गए हैं, जबकि कोल्हान, उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल से 2-2 मंत्री बनाए गए हैं। वहीं पलामू प्रमंडल से राधा कृष्ण किशोर हेमंत कैबिनेट में शामिल किए गए हैं। ये जो टेन्योर होगा 5 वर्षों का, आप देखेंगे कि प्रायोरिटी के साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में, एलाइड एग्रो सेक्टर में, एजुकेशन, हेल्थ, ये हमारी प्राथमिकता होगी और सरकार इसी पर आगे बढ़ के काम करेगी। जनता के अनुरूप हम लोगों ने काम किया, इसलिए प्रचंड बहुमत के बाद ये सरकार बनी है और आगे भी हम लोग जनता की सेवा करेंगे। ये निचला तबका का समाज है, अंसारी समाज, और इसको उत्थान के लिए 18 साल भाजपा ने कुछ नहीं किया। आप देख सकते थे कि मेरे चुनाव में किस तरह से मेरी छवि को खराब किया। निश्चित रूप से युवा महिलाओं के लिए एक विशेष रूप से प्राथमिकता लेते हुए काम करेंगे। इसके अलावा जो भी विभागीय दायित्व सौंपा जाएगा उसको निष्ठापूर्वक निभाएंगे। प्रचंड बहुमत के साथ हेमंत सरकार लगातार दूसरी बार सत्ता में है। प्रचंड जनादेश मिला है। ऐसे में नई सरकार से जनता की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं, लेकिन उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए हेमंत सरकार तैयार है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक, राकेश, विपिन और अजय लाल की रिपोर्ट। तो हेमंत सोरेन कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। पिछले बार की तरह 6-4-1 के फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ा गया है। इस बार अनुभव के साथ युवा जोश भी कैबिनेट में देखने को मिल रहा है। सभी मंत्रियों का कहना है जो भी विभाग मिलेगा अपनी पूरी जिम्मेदारी का हम निर्वहन करेंगे। कई ऐसे विभाग हैं जहां चुनौतियां बढ़ी हैं, कई ऐसे काम जो विलंब से हुए हैं उनको लेकर अब आगे बढ़ने की तैयारी करनी होगी।
धीरे धीरे ये भी साफ हो जाएगा कि किस मंत्री को कौन सा पोर्टफोलियो सौंपा गया है और कितने पोर्टफोलियो किस मंत्री को सौंपा जाएगा, इस पर भी बातचीत हो गई। लेकिन आज के इस मंत्रिमंडल को देखकर यह स्पष्ट हो गया है कि हेमंत सोरेन सरकार की ओर से जो यह मंत्रिमंडल बनाया गया है, हर वर्ग को खुश करने की कोशिश की गई है। क्षेत्रीय समीकरण का भी ध्यान रखा गया है, जातीय समीकरण का भी ध्यान रखा गया है, अनुभव का ख्याल रखा गया है, युवाओं का ख्याल रखा गया है और निश्चित तौर पर अब जितने भी मंत्रिमंडल में विधायक शामिल हुए हैं ये कह रहे हैं पूरी मजबूती के साथ काम करेंगे, जो काम अधूरे रह गए थे उन्हें पूरा करेंगे और साथ ही आने वाले 5 साल में झारखंड के विकास के लिए एक अलग गाथा लिखी जाएगी। निश्चित तौर पर अब नई जिम्मेवारी मिली है तो नए सिरे से काम को भी देखना होगा। जितना बड़ा पद उतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। झारखंड की जनता भी जितने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में एक बार फिर से इंडिया ब्लॉक को काबिज किया है, उम्मीद भी यही है कि मजबूती से काम होंगे और जितने काम धरातल पर अभी रुके हुए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। हाँ, आज मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर हमने कई बातें कही थी। हमने ये कयास लगाया था कि युवाओं की भी भागीदारी देखने को मिलेगी और कांग्रेस की ओर से माना जाए तो कांग्रेस की ओर से 4 मंत्री बनाए गए हैं, जिनमें 2 मंत्री महिला मंत्री है। पूरी आधी आबादी का पूरा ख्याल रखा गया है, आधी आबादी को उनके हिसाब से भागीदारी सौंपी गई है। अब इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है। अपने गेस्ट पैनल से परिचय करा दे। भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतुल जी बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। कैलाश यादव जी हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए हैं। कैलाश जी बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। आफ्ताब जमील जी हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड से जुड़े हुए हैं। आफ्ताब जी बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। और कमल ठाकुर जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। कमल जी बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। सबसे पहले विपक्ष का रुख करते हैं। विपक्ष इस हेमंत सोरेन की टीम 11 को कैसे देख रही है प्रतुल जी? भाई आयुष, हमें बेहतर शुरुआत की उम्मीद थी। जैसे जन आकांक्षाओं के अनुरूप ये कैबिनेट को बनना चाहिए था, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए था। कोशिश की गई है लेकिन अभी भी मुझे लगता है आधी अधूरी कोशिश है। सबसे पहले तो कांग्रेस के बड़े नेता सुबोध कांत सहाय जी ने डिप्टी सीएम का पद मांग लिया। वो कांग्रेस का आधिकारिक स्टैंड था कि नहीं था ये मुझे नहीं पता, पर वो काफ़ी दिन तक चर्चा में था। फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में से खारिज किया कि कोई डिप्टी सीएम नहीं होगा। बहरहाल कैबिनेट बन गया है। कैबिनेट की बात करें तो हेमंत सोरेन जी को बहुत बड़ा मैंडेट मिला। 34 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की है और 34 सीटों में हमें उम्मीद थी कि सभी जैसे 7 मंत्री बने मुख्यमंत्री जी को जोड़कर, तो सभी वर्गों का ख्याल रखा जाएगा। लेकिन जिसको आज के परिप्रेक्ष्य में अगड़ा समाज कहते हैं, उसका प्रतिनिधित्व झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे से नहीं दिख रहा। वो चाहते तो एडजस्ट कर सकते थे। खैर बहरहाल मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है ये। और इसके अतिरिक्त हाँ, कुछ अच्छे नाम भी हैं। बिरुआ जी की मैं भले ही दूसरे पार्टी में हूँ लेकिन मैं उनकी सोच का, उनकी काबिलियत का सम्मान करता हूँ। अब कांग्रेस की बात करें, पहले राजद की बात कर लेते हैं। संजय यादव जी हम लोगों के बहुत पुराने मित्र हैं और वो लगातार निष्ठापूर्वक पार्टी से जुड़े रहे हैं। तो पार्टी ने कहीं ना कहीं उनको अपने निष्ठा का, उनके जो भी ऑनेस्टी रही है पार्टी के प्रति, उसके प्रति उनका सम्मान किया है। तो कोई इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। देखिए, सबसे जो कांग्रेस का जो लिस्ट है उसमें इन्होंने क्या क्या बातें कही थी। कांग्रेस ने कहा था राहुल गांधी क्या करते हैं, संविधान की पुस्तक लेकर पूरे देश में घूमते हैं, कहते हैं पिछड़ा हर एक दूसरा जो है देश का नागरिक वो पिछड़ा है या शायद उससे भी ज्यादा। लेकिन अपने कोटे के 4 मंत्री में उन्होंने एक भी पिछड़ा को ये प्रतिनिधित्व नहीं दिया। और जो एक गलत मुझे लगता है धारणा बन जाती है, दीपिका पांडे जी वो पांडे हैं, सिंह परिवार में उनकी शादी हुई है, उनकी जाति नहीं बदलती है। हाँ, उनके जो बच्चे हैं वो जरूर उनको पिछड़ा का लाभ मिलेगा, लेकिन दीपिका पांडे जी वो पांडे के रूप में वो उनकी जो जाति की पहचान है वो है। तो कुछ लोग आज मैं मीडिया के सेक्शन में देख रहा था कि दीपिका पांडे जी को पिछड़ा जाति से जोड़ी थी, जो उचित नहीं है। वो भाई एक विवाह की गई हैं एक पिछड़ी जाति में, लेकिन उनकी जाति नहीं बदली है। तो दूसरी बात, पिछड़ा जाति का बिल्कुल प्रतिनिधित्व नहीं है। जो राहुल गांधी जी देश में घूम घूम कर जातीय जनगणना की बात करते थे, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी सत्ता में हिस्सेदारी, पूरा इन्होंने पिछड़ों को गोल कर दिया। कांग्रेस के कैबिनेट में 4 कोटे थे, 4 कोटे में ये 1 कोटे चाहते तो जरूर एडजस्ट कर सकते थे पिछड़ा से। और पिछड़ा समाज का प्रतिनिधित्व इन्होंने क्यों नहीं दिया, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि जातिगत जनगणना की बात होती है, तमाम चीज़ों की बात होती है, पिछड़ों के आरक्षण की बात होती है, उस समय सब लोग कन्वीनियंटली भूल जाते हैं कि 10 वर्षों तक इसी कांग्रेस ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को दबा कर रखा था। और राहुल गांधी जी के पिता स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी, जो उस समय प्रतिपक्ष के नेता थे 1990 में, उन्होंने पॉइंट बाई पॉइंट मंडल कमीशन की रिपोर्ट का विरोध किया था जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इसे सदन में पेश किया था और इसे देश को तोड़ने वाला बताया था।
तो आज पिछड़ों को कांग्रेस के कोटे से नहीं मिलना मुझे लगता है थोड़ा खटकता है। दूसरा बात, एक और कांग्रेस की डिमांड रही, जेएमएम की भी डिमांड रही, तो जेएमएम ने तो हालांकि उसको अपना कोटा में ख्याल रखा। कांग्रेस की हमेशा डिमांड रहती थी साहब सरना धर्म कोड लागू करें। इनके यहाँ सरना समाज का कोई प्रतिनिधित्व नहीं रहा। 4 मंत्री हैं लेकिन सरना समाज से एक भी इन्होंने मंत्री नहीं बनाया। शिल्पी नेहा तिर्की जी को हमारी शुभकामनाएं, युवा हैं, उम्मीद करते हैं राज्य हित में बेहतर काम करेंगी, लेकिन फिर भी ये पूरे कैबिनेट में जो सरना समाज है उसका प्रतिनिधित्व नहीं मिलना कांग्रेस के कोटे से, ये जरूर खटकता है। तो कांग्रेस जो कहती थी हमेशा सरना समाज के हित की बात करती थी, सरना धर्म कोड लागू करने की बात करती थी, हालांकि कन्वीनियंटली भूल जाती थी कि 2014 के फरवरी में इन्हीं के तत्कालीन आदिवासी कल्याण मंत्री वी किशोर चंद्रदेव ने सरना धर्म कोड को खारिज किया था, अव्यवहारिक बताया था। चलिए वो पुरानी बात हो गई, लेकिन सरना धर्म कोड से जो मांग कर रहे हैं उनको सरना समाज या जो सामान्य रूप से आदिवासी हैं जिन्होंने हजारों वर्षों से अपनी परंपरा की रक्षा की, धर्म कभी नहीं बदला, उनको प्रतिनिधित्व देना चाहिए था कांग्रेस के कोटे से, और किसी भी पिछड़ा को मंत्री नहीं बनाना खटकता है। बहरहाल हमारी शुभकामनाएं। आज महाराष्ट्र में भी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने शपथ ली, हम तीनों को शुभकामनाएं, अच्छी सरकार वहां भी चले, यहाँ भी अच्छी सरकार चले, ये हमारी कामना। लेकिन जिस तरीके की शुरुआत हुई है सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देना चाहिए था। बहरहाल हम कामना करते हैं कि पिछली गलतियों से सबक लेकर यह सरकार आगे करेगी और विकास की जहां लंबी लकीर इस सरकार को खींचनी होगी साहब, हम साथ देंगे और इस सरकार पे वॉचडॉग का भी काम करेंगे। सरकार का जहां भी कोई करप्शन की, घपले घोटाले की बुआ आएगी तो एक सजग प्रहरी की तरह विपक्ष की जो भूमिका होती है उसको हम निभाएंगे। तो हमारी इस सरकार के तमाम मंत्रियों को शुभकामनाएं। तो बिल्कुल, देखिए तमाम मंत्रियों को शुभकामनाएं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जिस शुरुआत की हम उम्मीद कर रहे थे वैसे शुरुआत नहीं हुई, कुछ वर्गों को मंत्रिमंडल से दूर रखा गया। कांग्रेस से जवाब ले लेते हैं, कमल ठाकुर जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो नया मंत्रिमंडल बन गया है और उम्मीद की जा रही है कि तेजी से काम होगा, जो काम अधूरे पड़े हुए हैं वो काम पूरे होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा आरोप लगाया है, यह आरोप लगा है कांग्रेस पर कि मंत्रिमंडल से कांग्रेस ने खास करके पिछड़ा वर्ग को दूर रखा है। सरना वर्ग से यानी सरना धर्म से जितने लोग आते हैं उन्हें भी दूर रखने की कोशिश की गई है। आयुष जी देखिए, आप जितना भी अच्छा काम कर लो, अगर आपको मीन में निकालना होगा तो आप निकाल सकते हैं। 4 ही बर्थ है कांग्रेस के कोटे से, लेकिन हम लोग चुनाव मिलके लड़े हैं, तो तीनों चारों पार्टियां जो हैं वो मिलके सरकार को बनाए हैं। तो सरकार बनी है तो सरना का आदमी जेएमएम ने दे ही दिया है, आरजेडी से ओबीसी का आदमी मंत्री बन ही गया है। लेकिन आप उसमें अगर बाल का खाल नोचते रहिएगा तो फिर वही वाली बात हो गई कि हम कैसा भी काम कर ले, आपको विपक्ष में है, विरोध करना है तो कर लेंगे। मेरा अलायंस तो चुनाव से पहले है, तो हमने तो तय किया था कि भाई 11-12 मंत्री, मुख्यमंत्री के साथ 12 मंत्री बनना है, तो उसमें जातीय समीकरण जैसे होगा उसको जोड़ के तीनों दल देखेंगे। तो हमने तो जो काम किया है कर दिया है। अब इनको शिल्पी में दिखेगा कि क्या हैं, दीपिका पांडे सिंह क्या हैं, तो आप अपना मीन में निकालते रहिए। लेकिन सरकार ने जो मंत्रिमंडल का गठन किया है, जनता के लिए सबसे बेहतर मंत्रिमंडल है और जनता के कामों पर खरा भी उतरने का पूरी तरह प्रयास होगा। देखिए, इन्होंने ये भी बात बोल दिया कि राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी ने मंडल कमीशन, मैं इस बात से हमेशा ये सोचता हूं कि मंडल कमीशन जब बीपी सिंह लाए तो ये लोग का मंडल उठा के चल दिए थे, आपने कहां समर्थन किया था? आप भी तो वही काम करके निकल गए। आपको लगा कि ये इसमें सारा श्रेय जो है बीपी सिंह लेके जा रहे हैं, तो आपका मंडल उठा के चल दिए। लेकिन फिर भी आपको मैं बताऊं कि जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, ये आपको क्रिकेट के माफिक 2020 का खेल दिखाएगा। इतना काम करके हम लोग दिखाएंगे। देखिए, पिछली सरकार ने भी जो काम किया उसका परिणाम है 56 इंच। आगे जब हम लोग काम करेंगे 5 साल, तो मुझे लगता है कि जरूर 75 इंच का सीना लेके हम लोग खड़ा हो जाएंगे विपक्ष के सामने। आप देख लीजिए कि जितना भी इन्होंने चुनाव से पहले अनर्गल बात की, उसका परिणाम सामने है। फिर उसके बाद वही काम चालू हो जाएगा और जनता जो है बहुत ध्यान से देखती है किसी चीज को। आपके कहने से
कि इसमें इनका सहयोग नहीं हुआ, इस जाति का नहीं हुआ, नहीं, ये पूरे झारखंड की जनता की सरकार है और जनता के मंत्री बने हैं। चलिए, आप कह रहे हैं कि झारखंड की जनता की सरकार है, निश्चित तौर पर प्रचंड बहुमत के साथ अगर एक बार फिर से सत्ता में जनता ने काबिज करवाया है तो जनता को उम्मीदें हैं कि काम इस बार और बड़े स्तर पर होगा, भव्य पैमाने पर होगा और तेजी से होगा। जनता दल यूनाइटेड का रुख करते हैं आफ्ताब जमील जी हमारे साथ जुड़े हुए। आफ्ताब जी, इस नई कैबिनेट को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि ये 2020 वाली टीम है? निश्चित रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम जितने भी हमारे साथी अभी शपथ लिए हैं, कुछ तो साथी हमारे साथ में ही आंदोलनकारी थे, आंदोलन के दरमियान में रहे, हमारे साथ में हम लोग कंधे से कंधे मिला करके हम लोगों ने आंदोलन करने का काम किया था और उसमें सफलता मिली, राज्य का निर्माण हुआ और उस तरह से आज शपथ ग्रहण हुआ। हम उसका शुभकामना देते हैं, मुबारकबाद देते हैं। हमारे भाई कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि 2020 के बारे में और इन्होंने कहा कि कमंडल उठा के चल दिए। हम बताना चाहेंगे कि कमंडल उठा के तो चल दिए, ये ठीक है, कुछ एक हद तक हो सकता है, लेकिन कांग्रेस के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है कि कांग्रेस ने राज्य के निर्माण में कितना बड़ा बाधा उत्पन्न किया था। कांग्रेस तो कभी चाहता ही नहीं था कि किसी भी तरह से राज्य का, झारखंड राज्य का निर्माण हो और झारखंड अलग राज्य बने और यहाँ की जनता अपने हक और हुकूक के लड़ाई जो लड़ रही थी उसको दमनकारी रूप में रोकने का काम किया गया था और दबाने का काम किया गया था। ये तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी और माननीय नीतीश कुमार ने ये कहा था कि जिस समय लालू यादव ने कहा था कि हमारे लाश पर बनेगी झारखंड, उस समय में माननीय नीतीश कुमार जी ने और माननीय प्रधानमंत्री, तत्कालिक प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको राज्य का निर्माण किया और राज्य अलग करने के बाद इसको सजाने और संवारने का काम किया गया। ये जो लोग अपने पीठ थपथपा रहे हैं, खास करके मैं कांग्रेस के लोगों को बोलना चाहता हूं कि अपने पुराने दिनों को आप याद कीजिए और सैकड़ों नहीं हजारों के संख्या में झारखंड के आंदोलनकारी आज रोड पर हैं। उनका कहीं से किसी तरह का कोई अभी तक उनकी व्यवस्था नहीं की गई है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है कि राज्य के अलग निर्माण में जो लोग आए थे, आएंगे कमल, वो लोग आज कहाँ हैं? वो हाशिए पर हैं। और एक कहावत है ना कि जिनसे की थी लड़ाई उन्हीं से हो गई सगाई। तो हम लोगों की लड़ाई जिस तंत्र से थी उन्हीं तंत्र के हमारे आज हम लोगों के साथ हो गई। आज हम लोग देख रहे हैं राज्य में वही लोग सत्तासीन हो गए, वही लोग सत्ता में काबिज हो गए और वही लूट और वही खसोट यहाँ झारखंड में चल रही थी। आज एक मंत्री इनका बोलना नहीं होगा, अभी एक मंत्री इनका ऑलरेडी जेल में है और किस चीज के लिए वो जेल में है इसको भी समझना होगा साथियों। मैं कामना करता हूं कि ये जो नया जो राज्य का अभी जो नया शपथ ग्रहण लोगों ने लिया है, माननीय हेमंत सोरेन जी को, हमारे छोटे भाई हैं वो और माननीय शिबू सोरेन जी के बेटे हैं, हम जानते हैं कि उसमें वही तेवर है और राज्य का निर्माण जो हुआ था जिस कारण के तहत हुआ था कि छोटे छोटे राज्यों को निश्चित तौर पर ये रही राजनीतिक बातचीत और को अलग करना होता है, इसलिए आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। निश्चित रूप से आरोप प्रत्यारोप की बातें रही, लेकिन मौजूदा कैबिनेट को जनता दल यूनाइटेड कैसे देख रही है, इस पर भी अपनी बातें रख दें। नहीं, निश्चित रूप से हम लोग कैबिनेट को अभी जो वर्तमान कैबिनेट है हम लोग वही तो अभी मैं बोल रहा हूँ कि ईश्वर से कामना करते हैं कि माननीय हेमंत सोरेन के नेतृत्व में अच्छा से राज्य का निर्माण हो और अच्छा से विकास मतलब हो। जेडीयू के हिसाब से और लोग के है सब कुछ ठीक है कैबिनेट ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अभी तक तो ठीक है। जनता दल यूनाइटेड का कहना है कि जो कैबिनेट बनी है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो टीम 11 है उसमें सब कुछ परफेक्ट है। चलिए राष्ट्रीय जनता दल का रुख करते हैं। कैलाश जी, क्या राष्ट्रीय जनता दल में ऑल इज वेल है? ये सवाल इसलिए क्योंकि कल शाम तक ये खबरें थी कि सुरेश पासवान जी को मंत्री बनाया जा सकता है, अचानक ये खबर निकल कर आती है कि संजय प्रसाद यादव मंत्री बन रहे। सब कुछ ठीक है राष्ट्रीय जनता दल में? ये उड़ती खबर कहाँ से आप लोग चला रहे थे पता नहीं है। अधिकृत जो है मंत्रिमंडल के साथी संजय प्रसाद यादव को
हमारे राजद के शीर्ष नेताओं ने नियुक्त किया, और सुरेश पासवान जी, संजय सिंह यादव जी प्रदेश अध्यक्ष का भी नाम चल रहा था। तो मीडिया का काम में कियास लगाना, सूत्रों से न्यूज देना, तो आप लोग सूत्रों से न्यूज देते हैं, इसीलिए तो हम आपसे जवाब पूछ रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। कौन सूत्र होता है जो आपको न्यूज देता है और ऐसा आप लोग न्यूज चलाते हैं? जो भी उस विषय पर हम जाना नहीं चाहते हैं। आफ्ताब जमील जी हमारे पुराने साथी हैं और राष्ट्रीय जनता दल का विचारधारा इनके शरीर के अंग अंग में घुसा हुआ है। अभी जैसे बात बोले तो लग रहा है कि तमाड़ विधानसभा का भाषण दे रहे हैं, राजा पीटर का चुनाव प्रचार कर रहे थे, पूरा इतिहास बता रहे थे। बंधु शुभकामना दीजिए राज्य को। नहीं तो उन्होंने तो कहा कि सब कुछ ठीक है, टीम 11 में सब कुछ ठीक है, जनता दल यूनाइटेड तो कह रही है। कहानी कहने के बाद कि जो सुई इंजेक्शन देने वाला बीमारी है ना, इससे अब बचने का कोशिश कीजिए, क्योंकि सरकार आपकी भी है, सरकार विपक्ष का भी है। सरकार अच्छा काम करे, सरकार अच्छा काम किया तब तो जनता ने चुना। आपके साथियों का हम सम्मान करते हैं, आंदोलनकारी मित्रों का, क्योंकि जो आंदोलनकारी होते हैं वो कोई नेता नहीं, वो किसी पार्टी के नहीं होते हैं, वो जो है कि जमीन के नेता होते हैं, संघर्ष के नेता होते हैं। तो उनका एक अलग पहचान है, अलग तस्वीर है, उनका एक अलग मंदिर है, तो उनका स्थान कोई भी सरकार नहीं ले सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि वो भी एक विषय है, और सरकार के नज़र में, चूँकि सरकार पिछले बार भी काफ़ी प्रयास किया था उनका पेंशन के लिए, कई लोगों का नामांकन भी किया, इन कुछ कमियां रह गई होगी, कुछ कमियां है जिसको हो सकता है जिसके सरकार के नज़र में जाएगा। लेकिन अब कटाक्ष से थोड़ी बचना है, क्योंकि सारा कटाक्ष आप लोग चुनाव में इस्तेमाल करके देख लिए, सब फुसफुसिया पटाखा निकला है, टाइट फिस हो गए। अब राज्य को कैसे विकास की ओर ले जाना है, आपके तरफ से कोई योजना है, कोई एजेंडा है, कोई जो आपके पास जो मापदंड है, तो सरकार को जो है कि उसको ध्यान आकृष्ट कराइए और बताइए, क्योंकि 5 साल मजबूत जनादेश वाली सरकार है, और हमको लगता है कि 2026 में परिसीमन भी लागू होगा, तो उसके बाद का और पहले का दोनों का प्रारूप ही सरकार में देखने को मिलेगा। तो निश्चित तौर पर सरकार अच्छा काम करेगी। और अभी 28 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ओथ लिया, आज 5 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, कैबिनेट का विस्तार हुआ, तो इस 7 दिनों के दरमियान में काफ़ी कुछ बदलाव और काफ़ी कुछ ऐतिहासिक निर्णय देखने को मिला है। तो हमको लगता है कि ऊर्जावान मुख्यमंत्री हैं, नौजवान मुख्यमंत्री हैं, और नौजवानों को राज्य के मुख्यमंत्री से काफ़ी अपेक्षा है, हम लोग को भी अपेक्षा है, क्योंकि जो इन्होंने वादा किया है, जो इनके अंदर में सोच है कि राज्य को हम उस पटल पर ले जाए जो भारत के मुख्य पैमाने पर झारखंड का नाम हो, तो ऐसे मुख्यमंत्री का ऐसे जोश खरोश का सम्मान करना चाहिए और समर्थन भी करना चाहिए, क्योंकि कोई भी राज्य हो जब केंद्र से जुड़ा हुआ है, व्यवस्था है, संवैधानिक सिस्टम है, उसका जो योजना है, उसका प्रारूप है, तो दोनों का सामंजस्य भी जरूरी है। बिल्कुल। तो केंद्र से भी सहयोग की आवश्यकता है, और लोगों को आकांक्षा है कि केंद्र से काफ़ी सहयोग मिलेगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, उनके दिल में झारखंड बसा हुआ है, बार बार झारखंड आया करते हैं, और कई कार्यक्रमों में, व्यक्तिगत कार्यक्रमों में, पार्टी के कार्यक्रमों में, चुनावी दौरान में काफ़ी यात्रा है। तो जो उन्होंने कहा है, जो वादा किया, उन्होंने भी जनता को बहुत सा संदेश दिया। तो हम उम्मीद करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री भी इस राज्य को पारदर्शी तरीके से देखेंगे, और सरकार की जो भी कमी है, जो भी अपेक्षा है, उसको पूरा करने का काम करें, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, निश्चित तौर पर मंत्रिमंडल से भी उम्मीदें हैं। राजद में किस के सवाल का मैंने दोहराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऐसा कहीं कोई सगुफा नहीं था, कहीं कोई बात नहीं था। सब लोग इंतजार में थे कि हमारा जो है कि राष्ट्रीय नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व किसका नाम का घोषणा करता है, नाम का घोषणा है, और सारा चलिए, राष्ट्रीय जनता दल में सब कुछ ठीक है, में बैठे हुए थे। ये कैलाश जी ने क्लियर कर दिया है, कोई नाम ऐसे जो तैर कर सामने आना चाहते हैं, जो हमारे कांग्रेस के साथी नहीं कर सके। प्रतुल जी काफी काबिल प्रवक्ता हैं, और नाक का मैंने बाल का खाल निकालना ही जानते हैं। इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ओबीसी, अरे कांग्रेस ने ओबीसी दिया, अंसारी समाज ओबीसी का सबसे बड़ा पार्ट है, और अंसारी समाज जो है कि ओबीसी वर्ग में आते हैं, माइनॉरिटी उनका वर्ग है जी, लेकिन वो जो है कि ओबीसी में आते हैं। इसलिए ये मत कहिए कि कांग्रेस ने ओबीसी नहीं दिया, और ये तो सम्मिलित गवर्नमेंट है, तो सभी जाति धर्मों का तो ख्याल रखा गया है, और आज इसको देख रही है, आप भी इसको पहली नजर लगा के देख रहे हैं, कहीं से कुछ निकल जाए कि हम लोग जो है कि पटाखा छोड़ने के लिए मैंने आगे आए, लेकिन ऐसा मौका आपको नहीं दिया गया। इसलिए अंसारी समाज भी ओबीसी का बहुत बड़ा भाग है, ये आप जान लीजिए। इसलिए सरकार ने सबका समावेश किया है, और इन्होंने बोला कि
सामान्य जाति से भी वैसा मैंने हमको बहुत कुछ देखने को नहीं मिला। तो अब जिस महिला का नाम लिया दीपिका पांडे सिंह का, सम्मानित नेता है, राज्य की महिला है, पढ़ी लिखी हैं और पूर्व में मंत्री रही हैं, तो समाज में संदेश जो हाथ देना था चले गया है। और सरकार को शुभकामना दीजिए और जो 1,36,000 करोड़ है भारत सरकार के पास उसको दिलवाने के लिए आप लोग प्रयास कीजिए। चलिए, बिल्कुल, कई गंभीर आरोप लगे और बातों बातों में कैलाश यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी पर, केंद्र सरकार पर निशाना साध दिया। भारतीय जनता पार्टी का रुख करते प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ। कमल जी ने, प्रतुल जी, ये कहा कि हम चाहे कितना भी काम कर लें, विपक्ष है त्रुटियां निकालेगी। कैलाश जी ने कहा कि हमने हर वर्ग का ख्याल रखा है, अंसारी समाज भी ओबीसी के दायरे में आता है। इस पर क्या कहिएगा? देखिए, विपक्ष का काम है सरकार को शीशा दिखाना। जहां हमें लगता है कि सरकार में कमी या कहीं भी थोड़ी और बेहतरी की गुंजाइश है, तो हमारा फर्ज है कि सरकार को शीशा दिखाएं। और ये अंसारी समाज को कह रहे हैं, मैं मानता हूँ अंसारी समाज ओबीसी समुदाय के तहत आता है, लेकिन जब आप सनातनियों की बात करते हैं, जो हिंदू वर्ग से आप ओबीसी की जितनी समाज में हिस्सेदारी, तो आपने हिंदू समाज से ओबीसी को क्यों नहीं दिया? देखिए, कांग्रेस के पास 4 वर्ग था। अब ये बार बार कहते हैं कि हमने अल्पसंख्यक कोटे से जो है इरफान अंसारी साहब को मंत्री बनाया, उस समय ओबीसी समाज की बात नहीं आती। अब इनको ये बताना होगा कि 4 वर्ग थे, अगर ये एक ओबीसी से एक दे भी देते तो 25% होता, जबकि ओबीसी की जनसंख्या 50-60% के बीच में है झारखंड में। तो इस हिसाब से तो ओबीसी समुदाय से 2 या 3 वर्ग मिलना चाहिए था। और सरना, मैं बार बार कहता हूं कि आपने जो हजारों वर्षों से या लाखों वर्षों से, अगर आदिम जनजाति की बात करें, असुर, बिरहोर, तमाम जनजातियां हैं, आदिम जनजातियां हैं, जिन्होंने अपनी सभ्यता नहीं बदली, धर्मांतरण नहीं किया, विदेशी आक्रांताओं के बावजूद अपनी धर्म संस्कृति की रक्षा की। कांग्रेस ने बार बार सरना धर्म कोड लागू करने की मांग की है, लेकिन सरना से उन्होंने किसी प्रतिनिधि को नहीं दिया। देखिए, 1,36,000 करोड़ की बात तो भाई बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसमें कुछ चीजें हैं ना कि अब मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए कि वो सरकार में आ गए हैं। अब नैरेटिव का खेल जो है वो बंद करना चाहिए और सच्चाई से रूबरू होना चाहिए। सच्चाई है आयुष कि अगस्त में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि जो राज्यों का जितना बकाया है वो कैलकुलेट करके 2026 से, कट ऑफ डेट याद रखिएगा, 2026 से 12 इंस्टॉलमेंट में जितने मिनरल प्रोड्यूसिंग राज्य हैं उनको बकाया दिया जाएगा। 1,36,000 करोड़ का फिगर झारखंड सरकार क्लेम कर रही है। इस पर चर्चाएं होंगी। तो मुख्यमंत्री जी ने 15 अगस्त को ट्वीट करके, 14 अगस्त का ये जजमेंट था, इसके लिए बधाई भी दी थी सर्वोच्च न्यायालय को और कहा था कि अब हमारे राज्य का जो बचा पैसा है वो आएगा। अब फिर से मैं सुन रहा हूँ 1,36,000 करोड़ लाने की बात हो रही है। साहब, मुख्यमंत्री जी को अच्छे से पता है कि सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आ गया है कि 2026 से 12 इंस्टॉलमेंट में जो राज्यों का पैसा बकाया है वो उनको देना है। उसमें तो झारखंड भी है, छत्तीसगढ़ भी है, मध्य प्रदेश भी है, उड़ीसा भी है, तमाम जितने मिनरल प्रोड्यूसिंग राज्य हैं सब आते हैं, सिर्फ झारखंड की बात नहीं है। तो उस समय सारी बातों को जानने के बाद मुख्यमंत्री जी ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत तो किया 15 अगस्त 2024 में, लेकिन उसके बाद नया नैरेटिव कर रही है। नैरेटिव क्यों कर रहा है आयुष पता है? इन्होंने इतनी सारी योजना और इतनी सारी जो है जनता के लिए वायदे कर दिए हैं, जो इनको पता है इनका बजट 1,25,000 करोड़ के आसपास का पिछले वर्ष था। इस बार भी अगर आप 5-10% बढ़ोतरी की उम्मीद करें तो 1,30,000 1,35,000 करोड़ होगा। एक मोटे अनुमान के तौर पे जितना इन्होंने वादा किया है वो अबू आवास पर बहुत चर्चा कर चुके हैं। इस चर्चा पे विराम लगना चाहिए कि अभी तक एक भी अबू आवास का गृह प्रवेश नहीं हुआ, जबकि ये 2019 के भी इनके एजेंडा में था, मैनिफेस्टो में था। मुख्यमंत्री जी से आग्रह होगा कि अबू आवास में जो परेशानियां आ रही हैं, जो किस्तें रिलीज नहीं हो रही, उसको रिलीज करा के कराएं। इन्होंने 20 लाख अबू आवास देने का वादा किया, 2500 रुपये महिलाओं को देने का वादा किया, सबका स्वागत है, लेकिन इसके लिए फंड की कैसे व्यवस्था होगी वो इन्होंने नहीं बताया। अब फंड का क्राइसिस इनको 2025 से शुरू होने वाला है। तो अब एक नैरेटिव रच रही है सरकार कि जो हमारा 1,36,000 करोड़ या जो भी राशि इनको है वो फाइनल होगा, केंद्र और राज्य सरकार के जब शीर्ष अधिकारी बैठेंगे टेबल पे, वो हमें नहीं मिला। जबकि मुख्यमंत्री जी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि 2026 से 12 इंस्टॉलमेंट में केंद्र सरकार को राज्यों को ये पैसा देना है। और मेरी जानकारी में केंद्र सरकार ने कोई रिव्यू पिटीशन फाइल नहीं किया है, तो सर्वोच्च न्यायालय का ये फैसला भी फिलहाल सर्वोच्च है, ये लॉ ऑफ द लैंड है। तो जब मुख्यमंत्री जी को पता है ये बात, तो फिर बार बार 1,36,000 करोड़ की क्यों बात कर रहे हैं? ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो चुका है इस पर, ये तो पूरा विराम लग गया इस पर। लेकिन चूंकि इन्होंने इतना कुछ प्रॉमिस कर दिया जो अगले वर्ष इनको डिलीवर करने में परेशानी होगी, तो इसलिए अब एक नैरेटिव रचा जा रहा है साहब कि हमारे पास 1,36,000 करोड़ बकाया है, वो केंद्र से नहीं मिला। जबकि अच्छे से इनको पता है कि जनवरी 2026 अगर कोई किंतु परंतु बीच में नहीं हुआ, कोई और सुप्रीम कोर्ट का दूसरा निर्णय नहीं आया, तो ये पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। तो हमारा मानना है कि मुख्यमंत्री जी को बहुत बड़ा मैंडेट मिला। आयुष, मैं बताता हूँ, बहुत सारे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता, जेएमयू के बहुत ढेर सारे प्रवक्ताओं को ये बात पता नहीं है।
आपको पता है किसी झारखंड नामधारी दल को आज तक इतनी सीटें नहीं मिली। जयपाल सिंह मुंडा जी का जब मुर्गा छाप हुआ करता था, जिस समय पीक पे था झारखंड आंदोलन, तब भी उनको 33 सीटें मिली थी, वो प्रतिपक्ष के नेता थे। इस बार मुख्यमंत्री जी को 34 सीटें मिली है, सबसे बड़ा मैंडेट मिला है, जनता ने विश्वास किया है। तो बिल्कुल, बहुत बड़ा मैंडेट मिला है प्रचंड बहुमत के साथ। हमसे जो समर्थन चाहिए उनको हम बिल्कुल, इंडिया ब्लॉक एक बार फिर सत्ता में काबिज हुई है और भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष में है वो भी कह रही है कि जो समर्थन चाहिए हम करने को तैयार है, लेकिन जो ये कैबिनेट का विस्तार हुआ है, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, इस पर किन किन बिंदुओं पर बात होना अभी बाकी है और किन किन नजरिए से इस कैबिनेट को देखा जा रहा है, ये चर्चा करेंगे। तो आज चर्चा हो रही है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। जिन जिन विधायकों को मंत्री पद मिला है उसको लेकर बातचीत हो रही है। कैसे विभाग होने वाले हैं जहां प्रेशर बहुत ज्यादा होने वाला है, चूंकि चुनौतियां हैं, पिछले बार के कुछ अधूरे पड़े काम है और जो वायदे इस बार सरकार की ओर से किए गए हैं उन सभी वादों को पूरा करना एक लक्ष्य भी है। चूंकि उम्मीद जनता की इस बार और बढ़ी है, जितने प्रचंड बहुमत के साथ इस बार फिर सत्ता के शीर्ष पर बैठाया है जनता ने, उतनी ही बड़ी उम्मीद जनता की भी है। कमल ठाकुर का रुख करते हैं, कांग्रेस से हमारे साथ कमल ठाकुर जी जुड़े हुए हैं। कमल जी, जो आरोप आप लोगों ने लगाया भारतीय जनता पार्टी पर और केंद्र सरकार पर कि बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए नहीं दिया जा रहा है, चलिए ये 1,36,000 करोड़ इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, खास करके इस नए मंत्रिमंडल के लिए कई योजनाओं का वादा आप लोगों ने कर दिया है और उनको धरातल पर उतारने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। इस बात का जिक्र बार बार झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो या राष्ट्रीय जनता दल की ओर से बार बार किया जा रहा है, लेकिन इस 1,36,000 करोड़ के बारे में भारतीय जनता पार्टी ने यह कह दिया है और बाकायदा ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी है कि 2026 से 12 किस्तों में पैसा देना है, लेकिन बार बार इसका चर्चा क्यों पे? देखिए, मेरा जो अधिकार है वो सवाल तो बना रहेगा। जब मेरा बकाया है, आखिर सुप्रीम कोर्ट को आदेश क्यों देना पड़ा? जब फेडरल है तो ये सुप्रीम कोर्ट से पहले ही प्रधानमंत्री जी को इस पर सोच लेना चाहिए था कि राज्यों का जो बकाया है दे देना चाहिए। तो हर एक चीज को सुप्रीम कोर्ट डिक्टेट अगर कर रहा है तो मतलब कि आप कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा देखिए, राज्य को चला, अब तो वर्डिक्ट आ गया है ना, तो अब अचानक से मांग नहीं, ठीक है, जो मेरा बकाया है अगर हम मांग रहे हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि कुछ और निर्णय ले इसमें, मैं अपने डिमांड को रखूंगा। मैं हो सकता है कि आप 1,36,000 पर आनाकानी कर रहे हैं तो हम कोर्ट तक जाएंगे फिर एक बार। कानूनी प्रक्रिया तो चलता ही रहता है ना। तो राज्य को चलाने के लिए बताइए, मेरे पैसे को, मेरे मिनरल के पैसा और जीएसटी का पैसा आप रखे हुए हैं, नहीं दे रहे हैं, तो सवाल हम अपने पेरेंट बॉडी तो प्रधानमंत्री हैं जी, तो मैं उनसे अपने अधिकार की बात कर रहा हूं और उनको डिक्टेट होना पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट से। तो ये तो सीधा सा हुआ कि आपकी मंशा नहीं थी। आपकी मंशा वहीं जाती है जहां आपके से मिला हुआ डबल इंजन की सरकार होती है। आज अगर इस राज्य में बीजेपी का शासन रहता तो आप देख लेते, सारे दरवाजे खुल गए होते पैसे के, लेकिन आप परेशान करते हैं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी का शासन होता, छत्तीसगढ़ में बीजेपी का ही शासन है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, वहां भी मिनरल्स के पैसे बकाए हैं। आप समझ लीजिए, आप उठा के पूरा खाका देख लीजिए कि जहां जहां बीजेपी का शासन है वहां कोई परेशानी नहीं आती है, वहां का काम जो होता है धड़ल्ले से और इत्मीनान से होता है। लेकिन जहां उनके विपक्ष की सरकारें होते हैं उनको परेशान करते हैं। लेकिन जनता ने जो सवाल खड़ा कर दिया है उनके सामने इतना प्रचंड बहुमत देके, तो प्रधानमंत्री जी को एक बार फिर से सोचना पड़ेगा कि मन की बात अब बंद करके कुछ काम की बात कर लिया जाए। देखिए, आज चर्चा कैबिनेट पर है और कैबिनेट विस्तार को लेकर है। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, सभी विभाग को पैसे चाहिए और जो वादे किए गए हैं, बड़े वादे किए गए हैं, जनता को उम्मीद भी है कि ये सरकार वादा पूरा करेगी और जिन उम्मीदों के साथ हमने फिर से सत्ता के देखिए, मुख्यमंत्री ने पहले ही बैठक करके इस सवालों का जवाब दे दिया है कि राजस्व कैसे बढ़ाना है उसका इंतजाम होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग उस विषय पर लगे हुए। आज तो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, तो कम से कम अरे 1-2 दिन तो समय दे ही देना चाहिए। हम तो महीना दिन मांग नहीं रहे हैं, पूरा 5 साल समय नहीं, 5 साल तो काम करने के लिए है। राजस्व के विषय पर जब हम लोग लगे हुए हैं तो इतनी जल्दी हड़बड़ाहट क्यों है? सारा काम समय पर होगा।
महिला के सम्मान का जो बात हम लोग किए हैं, पूरी सम्मान उनकी की जाएगी। अगर किसानों के सम्मान का हम बात करते हैं तो किसानों का भी सम्मान हम लोग कर रहे हैं। लेकिन क्रय केंद्र अब तक नहीं खोला गया है। अरे अभी तो आचार संहिता, नहीं आप देख लीजिए, पिछले 6 महीना से तो देश और राज्य आचार संहिता के चंगुल में फंसा हुआ था, अब फ्री हुआ है तो काम करने का समय दीजिए। आप विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं तो समझ में नहीं आएगा किसी को भी। आप बार बार कहते हैं कि मैं विपक्ष की भूमिका, अच्छा विपक्ष की भूमिका निभाऊंगा, और फिर वहीं आके खड़ा हो जाते हैं वही कतार में जहां से आपको केवल विरोध की राजनीति करना है। आप इंतजार कीजिए, और राजस्व का उगाही जो है राज्य में अपने संसाधनों से हम लोग करके दिखाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। जब अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 26 से किस्त मिलने लगेगा, हम उसका इंतजार भी करेंगे, लेकिन कानूनी प्रक्रिया तो हम कर ही सकते हैं ना। बिल्कुल, लोकतंत्र में सबको अधिकार तो कानूनी प्रक्रिया में हम देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन राजस्व का उगाही जो है हम अपने संसाधन से भी करेंगे यहाँ, और किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। सरकार प्रचंड वेग से जनता के कामों पर अग्रसर रहेगी। हम लोग केवल बयानवीर नहीं है, ठीक है, कि केवल बयान दे देंगे, हम लोग काम करने आए हैं। आप बोलते हैं कि यहाँ के आंदोलनकारियों का कोई सुध नहीं लिया। अरे 15 साल तो आप ही सत्ता में थे, क्यों नहीं ले लिए थे उसी समय? लेकिन जब से हेमंत सरकार है, आंदोलनकारियों का पेंशन भी बढ़ाया गया, तो हम अपने काम में अग्रसर हैं। आपको बहुत जल्दी ट्रैक पर दिखेगा और अच्छा काम दिखेगा, और यही चैनल पर आपका मेरे बड़े भाई प्रतुल सहदेव इस सरकार की बड़ाई करके देखिए। बगल में जमील जी हैं, इन्होंने तो कहा कि मैं संतुष्ट इस सरकार के कैबिनेट से। अरे आप भी संतुष्ट हो जाइए, सरकार अच्छी काम करके देगी। चलिए, सबको उम्मीद है कि सरकार अच्छा काम करके देगी, और प्रचंड बहुमत के साथ अगर फिर से सत्ता में आई है तो निश्चित तौर पर जनता भी उम्मीद कर रही है काम उतने ही बड़े होंगे और तेज रफ्तार से होंगे। हम जनता दल यूनाइटेड का रुख करते हैं। कैबिनेट पर इस बार बहुत प्रेशर होने वाला है। केंद्र के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, क्योंकि आप केंद्र का इस बार 2024 लोकसभा चुनाव के बाद से महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं एनडीए में, और इसलिए सवाल आपसे भी है, कैबिनेट को अगर झारखंड की कैबिनेट को स्मूथली सरकार चलाना है, सारी योजनाओं को धरातल पर उतारना है, तो जो बकाया है केंद्र में उसका मिल जाना जरूरी है। ये बात लगातार आरजेडी हो, कांग्रेस हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, ये कह रही है। आप भी केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण हिस्सा है, इस पर क्या कहिएगा? निश्चित रूप से हम लोग भी इस पर चिंतित हैं, और हमारे केंद्रीय नेतृत्व इसके बारे में चर्चा भी किए हैं, और समय आएगा तो उस पर विचार किया जाएगा अभी। लेकिन एक चीज़ है कि चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, यही इल्ज़ाम है मुझ पर चमन से बेवफाई का, और जिन्होंने रौंद डाला है अपने पैरों से, उन्हीं से आसरा है रहनुमाई का। ठीक है, क्या उम्मीद आप कर सकते हैं, ये आप बेहतर जान रहे हैं। देखिए, शायराना अंदाज आपका बहुत अच्छा है, लेकिन क्या है कि कुछ लोग जो है शायराना अंदाज की इस भाषा को समझ नहीं पाता। आसान भाषा में इसे समझा दीजिए। आसान भाषा में तो अभी भाई हमारे बता रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय, वो बता रहे थे कि भाई राजस्व उगाही किस तरह से। आज सीपी सिंह माननीय यहाँ के विधायक जी ने लिखा भी है, प्रेस में कहा भी है कि किस तरह से राजस्व उगाही हो रहा है। आप रांची के गली कूचों में जा करके देखिए, और उसके बाद आप जा करके देखिए मेन रोड से, कहीं भी आप आना जाना नहीं कर सकते हैं इत्मीनान से, स्मूथली, क्योंकि आपको ये डर और ये भय बना रहेगा कि कहाँ से पता नहीं एक तो मेरे मोबाइल में एक मैसेज आ जाएगा कि आपको इस चीज़ का चालान काट दिया गया है, और वो चालान 5,000, 1,000, 2,000, 10,000 माने बिना सोचे समझे वो चालान आपको भेज दिया जा रहा है। अगर राजस्व उगाही का यही मतलब है तो भाई हम लोग तो भयभीत हो गए हैं अभी कि क्या मामला है भाई। इस तरह से यदि राजस्व उगाही होगी तो पब्लिक तो यहाँ जो बेमौत मर जाएगा। ये तो गरीब जनता, झारखंड जो है ये गरीब जनता यहाँ पर है। इसको ऊपर उठाने के लिए यहाँ की महिलाओं का, यहाँ के बच्चों का, यहाँ के नौजवानों का, इन लोगों को रोजगार से जोड़ना होगा, इनको विकास करना होगा, इनके लिए घर और मकान और दुकान की मुहैया करानी होगी। आप जहाँ भी दुकान लगा रहे हैं आप बोलते हैं कि विकास करेंगे, आप जहाँ छोटा छोटा दुकान लग रहा है उसको दुकान को उजाड़ करके किनारे लगा दिया जा रहा है, आप पूंजीपतियों को दे दिया जा रहा है। तो ये स्थिति कब तक बनी रहेगी भाई?
हम लोग भी तो इसी चीज को पूछ रहे हैं। अभी भाई हमारे कैलाश यादव जी बोल रहे थे, हमें बहुत अच्छा लगा। मैंने हमारे पुराने मित्र हैं और बहुत जुझारू नेता हैं ये। इन्होंने एक बात कहा कि भाई आने दीजिए, समय होगा, हम लोग उसको लिए ये करेंगे, व्यवस्था करेंगे। 1,36,000 का जो आपके पास में आ गया है कि हम सरकार से मांगेंगे, हम केंद्र सरकार से हम लड़ाई, इससे पहले हमने सुना था कि केंद्र सरकार से हम लड़ाई लड़ेंगे सदन से लेकर सड़क तक जी। और न्यायालय भी हम जाएंगे। तो एक तरफ आप न्यायालय भी जाने खोज रहे हैं, एक तरफ आप मांग भी रहे हैं और ऊपर से आप सड़क में बोल रहे हैं हम आंदोलन भी करेंगे। तो भाई आप ही के पास तो सब कुछ है, आप सरकार भी हैं, आप रोड पे चाहिए जो चाहिए करवा लीजिए। चलिए, इस तरह से तो काम नहीं चलेगा। आपको जनता को बताना होगा कि हम कहां से राजस्व उगाही होगी, किस तरह से हम राजस्व को उगाही कर रहे हैं, और जनता के बीच में आपको जाना है। जनता से आपकी उम्मीदें बंधी हुई हैं और जनता की उम्मीदें आपसे बंधी हुई हैं। आपने घोषणा तो कर दिया कि हम 25,000 रुपया भी आपको डालेंगे। अभी 2500 रुपया आपके, अब सारी महिलाएं झारखंड की बेचारी हमारी माँ बहन वो उम्मीद लगा के देख रही है कि पता नहीं कब आएगा, पता नहीं कब आएगा, आएगा भी कि नहीं आएगा। अभी यहाँ पर तो मिल गई है, ठीक है, स्वीकृति तो मिल जाना अलग बात है। अभी फिर ये भी तो बात आ जाएगा सामने कि हम ये योजना आप लागू किए थे, लेकिन ये योजना को हम अभी स्थगित रखते हैं क्योंकि हमको केंद्र सरकार से पैसा नहीं मिल रहा है। चलिए, देखिए कई गंभीर आरोप है। कहना है जनता दल यूनाइटेड का कि योजनाओं की घोषणा की गई बाकायदा सरकार की ओर से, लेकिन एक अड़चन बीच में आ सकता है, जो एक्सक्यूज जिसे कहा जा सके वो कह सकती है मौजूदा सरकार। जनता दल यूनाइटेड का यह कहना है कि केंद्र से पैसा नहीं मिला इसलिए इसे पूरा नहीं कर पाए। एक बात और कैलाश यादव जी ने कहा था कि आफ्ताब जी का आरजेडी वाला विचारधारा झलकता है। बहरहाल इस पर बात करेंगे, लेकिन हम रुक करते हैं कैलाश जी का। फिलहाल कैलाश जी, लगातार आरोप लग रहे हैं और कमल जी ने कहा कि हम अपने संसाधनों से राजस्व की उगाही कर लेंगे। जनता दल यूनाइटेड हो, भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, ये कह रहे हैं कि चालान कट रहे हैं और निश्चित तौर पर जो जायज चालान नहीं है वो कट रहे हैं। इसको लेकर गंभीर आरोप भी सरकार पर लग रहे हैं। क्या इसी तरह से राजस्व की वसूली होगी या उगाही होगी? नहीं, ये तो टोंटबाजी है चालान पर। सीपी सिंह जी मेरे ख्याल से 7वें बार सदन में पहुंचे हैं और हमको लगता है कि सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक है। पूरी आम जनता त्रस्त है और उनका सम्मान है राज्य की जनता की ओर से भी और सदन में भी उनका सम्मान है। लेकिन इतने वरिष्ठ और इतने प्रभावी नेता को ऐसा छोटा बयान नहीं देना चाहिए, मेरा मानना है। क्योंकि चालान शब्द पर पूरे विधि व्यवस्था को जो है कि आप एक आईना दिखाने का काम किए हैं। सरकार की प्राथमिकता तो पहले विधि व्यवस्था ही होनी चाहिए जी, बिल्कुल। आप केवल चालान के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। आप ये भी देखिए कि इतना ट्रैफिक बढ़ा हुआ है कि अभी आए दिन नौजवान बच्चे इतने एक्सीडेंट कर रहे हैं, इतने एक्सीडेंट कर रहे हैं। अगर आप सेफ्टी पॉइंट से अगर उसको आप नज़र से देखते हैं और उस पर सीपी सिंह का बयान आता तो ये सम्मानीय था, आदरणीय था। लेकिन जो भी है अपना अपना नजरिया। हमको इस बात की आ रही थी कि हमारे जेडीयू के साथी जब से बीजेपी के साथ में गए हैं तब से जो है कि लोग दिशाहीन हो गए, नकारात्मक ऊर्जा से पूरा भरे हुए हैं। एक भी बात ऐसा नहीं बोला जो सरकार को समझ देना चाहिए। सरकार की इस कार्यशैली पर हम पहली नज़र बनाए रखेंगे। सरकार का जो अरे भैया आपको पता है कि कैबिनेट 2 दिन पहले 29 तारीख को 28 तारीख को ही कैबिनेट बैठा और उसी दिन तय हो गया कि 2500 रुपया 11 तारीख को जो है कि पहला किस्त आना शुरू हो जाएगा। तो आप आशा लगाए हुए हैं, महिला ताक रही है कहीं स्थगित हो जाएगा। अरे सब स्कूल मैंने बच्चा वाला है, मैंने क्या बोलते हैं होम जो ट्यूशन वाला जो पढ़ाई है वो आप बता रहे हैं। आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, बड़े नेता हैं और पुराने हमारे साथी हैं। आपको मार्गदर्शन दिखाना मेरा दायित्व बनता है। अगर कहीं भटक गए तो हमको दिशा दिखाना चाहिए, तो हम उसमें सहयोग कर रहे हैं। लेकिन आप जैसे विद्वान प्रवक्ता अगर ऐसा बात बोलेगा तो थोड़ा शोभा नहीं देता है। क्योंकि आप सेकुलर, आपका पार्टी का विचारधारा सेकुलर है, जैसे हमारा पार्टी का विचारधारा का सेकुलर है और पूरी सरकार ही सेकुलर बनी है झारखंड में। तो इसमें जो कि हमारे साथी प्रतुल जी कह रहे थे ओबीसी है, लेकिन मुसलमान हिंदू पे ओबीसी नहीं रखा। अरे भैया जोगेंद्र प्रसाद कौन है, जो संजय प्रसाद यादव कौन है, सुदीप कुमार सोनू, सुदीप कुमार सोनू कौन है? कांग्रेस कोटे का बात नहीं, थे। अरे कोटा कहाँ, कोटे में बीच में होगा कि नहीं हो, इसलिए आप बोलिए। 15% जो है आप जानते हैं कि जो क्राइटेरिया बन गया है मंत्रिमंडल का विस्तार का, चाहे सेंट्रल का हो चाहे स्टेट का, 15% ही दायरा बढ़ा सकता है। जब तक ये कानून नहीं बना था तब तक जो है कि लोग अपने मन चाहे
भरपेट जो है कि मंत्रालय देते थे, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, केंद्रीय मंत्री, उसमें संसदीय सचिव, बोर्ड जो भी था, जी जी, ये सब होते रहता था एडजस्टमेंट के लिए। लेकिन ये जब आया तो इसी में आपको सेट करना है। 56 विधायक जीत के आए हैं, सबको आकांक्षा है कि हम भी मंत्री बन जाए, हम भी चेयरमैन बन जाए, हमको भी जो कि एक सम्मानित पद मिले, संवैधानिक पद मिले, होना भी चाहिए। जो जनप्रतिनिधि जीत के आते हैं तो उनकी आकांक्षा बड़ी होनी चाहिए, और यही जनता के उनके क्षेत्र का आशा भी होता है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं तो ये सब बातें हिंदू मुसलमान की नहीं होनी चाहिए, और आप उनको शुभकामना दीजिए, अच्छे बातों से उनको शुभकामना दीजिए। और मेरा ये कहना है कि आप सरकार को सहयोग कीजिए, और अगर हमारा देश के प्रधानमंत्री सभी राज्यों को एक नज़र से देखते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का पद जो होता है ना, एक अभिभावक का पद होता है, जी बिल्कुल, और एक बाप के तरह होता है, और जो राज होता है उनके पुत्र के तरह होता है। तो वो अगर सभी राज्यों को अपने पुत्र के एक समान देखेंगे, अगर उसमें धृतराष्ट्र नहीं बनेंगे, तो हमको लगता है कि जैसे आंध्र प्रदेश और बिहार को स्पेशल पैकेज दिया गया राज्य को मजबूत करने के लिए, वैसे झारखंड को भी उनको जो है कि देना चाहिए। तो झारखंड का जो वादा है आपका और सरकार का, तो निश्चित तौर पर क्योंकि समृद्ध विकास करना हम दोनों का काम है, सेंट्रल और स्टेट दोनों का, तो हमको लगता है कि उस नजरिया से देखेंगे तो कोई सवाल नहीं उठाएगा। और उसमें अगर सरकार कोई चोरी करती है, कोई कटौती करती है या सीनाजोरी करती है, तो उसका जवाब जनता देगी। क्योंकि जनता तो जब भी आप हमको या आपको जवाब देती है जब सरकार के खिलाफ में लोगों के मन में एंटी इनकम्बेंसी आता है जी। तो 5 साल में तो एंटी इनकम्बेंसी आए नहीं, और इस साल में भी अभी ऐसा, चलिए जवाब ले लेते हैं इस पर। लेकिन मेरा ये कहना है कि मैं नकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं कर रहा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री बड़े दिल के नेता है, और ऐतिहासिक निर्णय लेने का जो है कि उनका एक अपना परिचय है। तो हमको लगता है कि आपके चैनल के माध्यम से अगर वहां तक समाचार जाए और हमारे बीजेपी के साथी हैं, तो ये बात आपस में चर्चा होनी चाहिए कि जैसे आंध्र प्रदेश और बिहार को जो ताकत दिया गया, वैसे झारखंड को भी उस नजर से देखे। बिल्कुल, देखिए उम्मीद सबको रहती है कि हमारे क्षेत्र को विशेष योगदान मिले, हमारे क्षेत्र को विशेष नजरिए से देखा जाए ताकि हमारा क्षेत्र आगे बढ़े, ये सबकी उम्मीद होती है। भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं। आरजेडी का कहना है प्रतुल जी कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी पिछले 5 साल में तो देखने को नहीं मिला, लेकिन कुछ विभागों की बात हम करेंगे, खासतौर पर पेयजल स्वच्छता विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग। ये 3 विभाग बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आम जनता की भी नजरें इन 3 विभाग पर होगी, क्या विपक्ष की भी नजर होगी, क्योंकि विपक्ष ने चुनाव प्रचार के दौरान इन 3 विभागों पर कई सवाल उठाए। देखिए, बिल्कुल हमने कहा ना कि हम एक सजग विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। अभी मैं सत्ताधारी दल के प्रवक्ता की बात सुन रहा था, अगर वो कहते कि टेस्ट मैच है साहब, हम अच्छी शुरुआत करेंगे तो कोई बात होती। इन्होंने कहा 2020 है, तो 2020 में तो पहली बॉल से हिट करना शुरू होता है, तो फिर किस चीज का इंतजार। तो आप क्या चाहते हैं, माफ कीजिएगा, आएंगे कमल जी आपके पास। ये 2020 मैच का इन्होंने उदाहरण दिया, तो 2020 मैच में पहली बॉल से हमें भी फील्डिंग सेट करनी पड़ती है। देखिए, जो अभी मैं जदयू के प्रवक्ता को सुन रहा था, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। अगर राजस्व वसूली का सरकार के दिमाग में यही मॉडल है, आपको मैं एक और दिखा रहा हूँ, झारखंड विद्युत निगम लिमिटेड जो सरकार का ही एक उपक्रम है, उसने प्रस्ताव दिया घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली जो बिल है वो 30% बढ़ाया जाए, 6.65 से 8.65 प्रति यूनिट। अब आप बताएं, तो ये 30% का जब सरकार की जो कंपनी जो कंट्रोल बाय गवर्नमेंट है, जिसमें गवर्नमेंट के प्रतिनिधि जो मनोनीत होते हैं वो डायरेक्टर्स MD CMD होते हैं, उसने प्रस्ताव दिया है मुख्यमंत्री जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद कि 30% तक अब बढ़ोतरी करनी चाहिए, और ये सरकार के पास फंडिंग है। यानी सरकार का एक विभाग सरकारी को प्रस्ताव दे रहा है, तो इसका तो हम पुरजोर विरोध करेंगे साहब। ये तो राजस्व वसूली का मॉडल नहीं कि आप जिस जनता ने, आपने पिछले मैनिफेस्टो में 2019 का 114 वादा किया था निश्चय पत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, अब एक भी पूरा नहीं किया। फिर भी जनता का आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप पर विश्वास करके एक बार फिर आपको वादा खिलाफी के बावजूद सत्ता में बैठाया। लेकिन अगर आप ये रिटर्न गिफ्ट देने जा रहे हैं कि 30% बिजली बिल की बढ़ोतरी का प्रस्ताव, और ये प्रस्ताव कहीं दूसरी कंपनी ने नहीं, सरकार की कंपनी JVNL ने दिया है सरकार को, तो अब आप बताएं कि 30% का अतिरिक्त बोझ। और ये जो सेफ्टी की बात होती है, बिल्कुल सेफ्टी का प्रिकॉशन रखना चाहिए, लेकिन आप चालान जिस तरीके से काट रहे हैं, कोई ट्रैफिक का वायलेशन करे बिल्कुल चालान काटिए साहब, गाड़ी जब्त कीजिए, जो करना है कानून कीजिए। लेकिन अगर आपके यहाँ फॉल्टी सिस्टम मॉनिटरिंग है और उसके बाद आनन फानन में आप एक बड़ी आबादी को चालान भेज दे रहे हैं जिसमें आप ऑफेंस भी नहीं बता रहे,
किस पॉइंट पे ऑफेंस हो रहा है वो भी मेंशन नहीं करें, सिर्फ मेंशन आ जा रहा है कि इतने रुपए आपको भरना होगा इतने दिन के अंदर, और अगर वो नहीं जाता है तो फिर अदालती कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो मुझे लगता है राजस्व का ये मॉडल वसूली का भी ठीक नहीं। और इन्होंने कहा कि साहब हमारा लीगल हक है, हम मांगेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है साहब, यहां बैठकर स्टूडियो में डिस्कशन करने से नहीं होगा। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से सहमत नहीं है तो रिव्यू पिटीशन दाखिल कीजिए और कहिए सुप्रीम कोर्ट में कि हम 2025 से ही चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जब तक फैसला 2026 का है तो सरकार, केंद्र सरकार अगर कुछ रिव्यू पिटीशन नहीं डालती है तो 2026 से ही इसका अनुपालन होगा। और मैंने कहा ना कि राशि बैठकर तय होगी। लेकिन आपने जितने जितने बड़े वायदे किए हैं और जिस तरीके की आपने एक नज़ीर पेश की थी, और मैया सम्मान योजना की बात करते हैं, चलिए इनकी फ्लैगशिप योजना थी जो मुझे लगता है इनकी बेहतरनी को इसी मैया सम्मान योजना के सहारे पार करने में बड़ी भूमिका रही। मैया सम्मान योजना में पहले इन्होंने कोई क्राइटेरिया नहीं रखा। 57 लाख महिलाओं को इसका लाभ देने की क्लेम सरकार ने की। हमारा उस फिगर पे डिस्प्यूट था, लेकिन चलिए अब तो चुनाव आ गया, खत्म हो चुका है। अब चुनाव पे जनता ने मैंडेट सुना दिया, 57 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया। कोई क्राइटेरिया नहीं था, कोई कार्ड, कुछ नहीं। और जैसे ही सरकार बनी, मुख्यमंत्री जी ने पहले कैबिनेट में 2500 तो कर दिया, लेकिन इसमें आवासीय प्रमाण पत्र को एक जरूरी कर दिया, आधार कार्ड को मैंडेटरी कर दिया, और लाल, पीला, हरा, ब्लू, पता नहीं कौन कौन से कार्ड थे उससे भी लिंक करने को कह दिया। यानी अब इसको इतना टेक्निकल बना देगा आयुष कि आपको एक सरकार की योजना याद थी ना, गरीबों को 25 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल में सब्सिडी, वो इतनी टेक्निकल हो गई कि 2023-24 के बजट में राज्य सरकार ने योजना को ही ड्रॉप कर दिया। तो अच्छी योजनाओं की अगर आप सोचते हैं तो उसको टेक्निकल नहीं बनाइए। हम तो विपक्ष हैं, हमारा काम तो जैसे इनके हिसाब से नुक्ताचीनी निकालना है, पर हम कह रहे हैं बड़े हृदय से कि जो 57 लाख महिलाओं का आपने चुनाव किया सबको कंटिन्यू कीजिए। क्यों आप क्राइटेरिया करें, क्यों इतना टेक्निकल बना रहे हैं? चुनाव के पहले तो आपको ये नहीं दिखा कि इसको कार्ड से लिंक करना, फलाना चिलना, ये सारी कागजात की जरूरत है, आवासीय प्रमाण पत्र की जरूरत है। किस तरीके से सीओ के ऑफिस में आवासीय प्रमाण पत्र बनता है, किसी से छिपा नहीं। नामकुम के सीओ की घटना कौन भूल सकता है, जो ताला तोड़कर चार्ज लेने पहुंच गए थे, क्या कारण था? इसके लिए रॉकेट साइंस के ज्ञान की आवश्यकता नहीं। तो हमारा यही कहना है कि 57 लाख महिलाओं को अपने मैया सम्मान योजना का लाभ दिया, हमें कोई आपत्ति नहीं। फिर आप कंडीशन और क्राइटेरिया क्यों डाल रहे हैं? 3 महीने तक आपने लाभ दिया, अब कंडीशन डाल दिया, पता नहीं इस योजना का क्या हर्ष होगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी बड़ा हृदय दिखाइए, जिन मैयाओं ने आपको ये सम्मान किया, बिल्कुल देखिए वापस योजनाओं। और एक चीज और, सीजीएल की परीक्षा में इंटरनेट बंदी के बावजूद भी 30 लाख पेपर्स में बिकने की बात आई और तमाम थी। अदालत में मामला विचाराधीन है, अदालत ने इस पर स्टे नहीं लगाया रिजल्ट पे। लेकिन ये हड़बड़ी क्या थी कि जो छात्रों का इतना लगातार प्रदर्शन होता है इसके खिलाफ, तुरंत रिजल्ट निकाल दिया, जबकि अदालत ने फाइनल फैसला इस पर नहीं सुना। थोड़ा इंतजार कर लेते, महीने 2 महीने, कभी आप कह रहे जस्ट सरकार की शुरुआत हुई, कोई कुछ कहता भी नहीं। लेकिन आनन फानन में आपने उस परीक्षा के रिजल्ट को जारी कर दिया, जिसमें लगातार छात्रों का आंदोलन रहा। छात्रों का आरोप लगा कि जो वर्ष 2005-6 में जो फलाना एग्जामिनेशन का पेपर था, 20 से लेकर 101 तक सीरियल वाइज वही पेपर रिपीट हुआ। कई पुरानी परीक्षाओं का पेपर रिपीट हुआ, आरोप लगे कदाचार के। तो उसके बाद भी सरकार का ये आनन फानन में रिजल्ट निकालना कहीं ना कहीं पूरे सरकार को कटघरे में खड़ा करता है। हमारा तो यही उम्मीद थी सरकार से कि इसकी जांच पूरी होने देते, अदालत का फाइनल फैसला आने देते, उसके बाद निकालते। जिसपे परीक्षा पर छात्रों की इतनी आपत्ति थी, उसका रिजल्ट निकालने की इतनी हड़बड़ी क्यों माननी है? अब बिल्कुल देखिए, परीक्षाओं को लेकर भी सवाल है, रिजल्ट को लेकर सवाल है, और मैया सम्मान योजना में जो अब सारे क्राइटेरिया सामने आए हैं उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार जब आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो तमाम सवाल उठाए गए हैं उस पर सत्ता पक्ष से जवाब लेंगे। तो देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हो रही है। मंत्रिमंडल में जो विभाग मिलेंगे तमाम मंत्रियों को उस पर भी चर्चा हो रही है। कई ऐसे विभाग हैं जिसको लेकर अब सवाल उठने लगे हैं, खासतौर पर महिला बाल विकास विभाग हो या फिर पेयजल स्वच्छता विभाग हो। महिला बाल विकास विभाग को लेकर एक सवाल उठाया गया भारतीय जनता पार्टी की ओर से। मैया सम्मान योजना के तहत जो अब तक 57 लाख महिलाओं को राशि मिल रही थी, वो 57 लाख जो संख्या है शायद घट सकती है, ऐसा क्लेम है भारतीय जनता पार्टी का। चूंकि अब काफी सारे क्राइटेरिया ला दिए गए हैं, इस पर हम जवाब ले लेते हैं। कांग्रेस हमारे साथ कमल ठाकुर जी हैं। कमल जी, चुनाव के पहले कोई क्राइटेरिया नहीं, सभी 57 लाख महिलाओं को मिला मैया सम्मान योजना का राशि। अब चुनाव के बाद ये क्राइटेरिया क्यों सामने ला दी गई है, सवाल इस पर है। देखिए, जब मैया सम्मान योजना की शुरुआत हुई तब से ये लोग इसमें त्रुटि निकालते रहे, लेकिन हम लोगों ने मजबूती के साथ योजना को आगे बढ़ाया। पहले भी आधार कार्ड होना चाहिए था, आपका राशन कार्ड में नाम होना चाहिए,
ये पहले भी था, कोई नई बात नहीं लेकिन है। बाद में राशन कार्ड की जरूरत नहीं पड़ रही थी। नहीं सेकंड पे नहीं, मैं बता रहा हूं क्योंकि मैं स्थानीय जाकर आप समझिए, जमीनी स्तर पर देखा आप समझिए जिस बात को आप कह रहे हैं, हम लोगों ने इसके लिए शिविर लगाया था। उस समय भी राशन कार्ड की वैधता थी, उसमें नाम होना चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल इस बात को मैं इसलिए खारिज कर सकता हूं क्योंकि मैं कवर किया हूं जाकर स्टोरी, सिर्फ आधार कार्ड पर वो राशि मिल रही थी। मैं खुद ये स्टोरी सहमत है, बिल्कुल सुन लीजिए, मैं भी आपको बता रहा हूँ। आप अपनी बात रखिए आयुष्मान के लिए जी, आप आयुष्मान के लिए वो मैंडेटरी उस समय भी केवल एक छूट था कि अगर किसी महिला का नाम नहीं है उसमें और उसके पति का नाम है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने देखिए राशन कार्ड की बात आई ही नहीं था। अब प्रतुल जी आ रहे हैं आपके पास भी, कैलाश जी आएंगे। देखिए कमल जी, जिस बात का जिक्र इतने जोर शोर से इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव से पहले आधार कार्ड ही बस मांगा गया था, बस और अब जो क्राइटेरिया आए हैं, लेकिन अभी बहुत सारी चीजें उसमें कर दी गई है। आप समझ लीजिए, आप जितनी बात बता रहे हैं वो सही हो सकता है, ठीक है, लेकिन मैं भी जो बता रहा हूँ ये भी सत्य है कि हम लोगों ने भी फॉर्म भरवाया था। जी, भरवाया था, जिसमें आधार कार्ड के साथ राशन कार्ड भी जरूरी था। शुरुआती दौर में था। केवल आप सुन लीजिए ना जी, आप जो बात बताइएगा उसी को हम मान के यहाँ से चले जाएंगे, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जो सच है वो बताइए। हाँ, उस समय केवल एक चीज को हटाया गया, वोटर कार्ड का जो उसमें था कि वोटर कार्ड भी चाहिए, उसको हटा दिया गया कि वोटर कार्ड का जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें राशन कार्ड का नंबर लिखा जा रहा था। तब तो आवासीय नहीं मांगा जा रहा था, आज भी आवासीय का मांगा जा रहा है। आवासीय मांगा जा रहा है। मुख्यमंत्री की बातों को नहीं सुना। देखिए झारखंड में रांची में केवल 38,000 महिलाओं ने महिला सम्मान का फॉर्म भरा है। ये बोलना चाह रहे हैं कि अफसर बेलगाम है, अफसर अपने तरफ से जोड़ दिया आवासीय। आप समझिए, मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि आवासीय नहीं चाहिए। जवाब दे कमल जी, अब सत्ता में और मजबूत अफसर बेलगाम है आपके। आप जो शायराना अंदाज में जो बात बोले ना, शोर मचाने से सुर्खियां नहीं मिलती है। गलत कर्म ऐसा करो कि अखबार में खुद छप जाओ। क्या इन्होंने मैंडेटरी किया है कि आवेदन करने वाली महिला को अपना मूल निवास प्रमाण पत्र दिखाना होगा। जी, ये सवाल है, सरकार का आदेश है। सवाल है, अब कैसे इसको सरकार ने आज भी हरा पीला गुलाबी नारंगी प्रतुल जी एक लाइन और खाली आयुष जी, हरा पीला गुलाबी या नारंगी राशन कार्ड धारक महिलाओं को ही यह लाभ प्राप्त होगा। चलिए जवाब दें। पहले भी था यही, पहले नहीं था, पहले भी था यही। मैंने भी गाइडलाइंस पढ़ा था, ये नहीं था। हम जो कह रहे हैं कि मैंने फॉर्म भरवाया है, पहले भी यही था कि आपको राशन कार्ड में आपका नाम होना चाहिए। जिनका राशन कार्ड में नहीं था नाम, केवल एक छूट केवल था कि अगर पति का नाम है और उसकी सब कुछ ठीक था तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ये क्यों कहते हैं कि फिर से स्क्रूटनी करनी होगी? अगर सब कुछ ठीक था तो फिर से शिविर क्यों लगेगा? आज के टाइम में करीब 45 से 46 लाख महिलाओं को सम्मान मिल रहा है, जिसमें नहीं, आप सुनिए पूरी बात। कुछ माने किसी का बैंक का IFS कोड गलत था, वो 0 के बदला कहीं O डला गया था, इसलिए नहीं ले रहा है। किसी का बैंक खाता गलत कुछ आ गया, किसी का आधार कार्ड में कुछ गड़बड़ी थी, किसी का राशन कार्ड का नंबर कुछ गलत था। इन सब चीजों को अधिकारियों को कहा गया है कि आप इसको ठीक कीजिए। लोगों के यहाँ आप जान लीजिए लिस्ट आ रहा, पूरा लिस्ट आ रहा, मेरे पास लिस्ट है, पत्र देना होगा। इस पर भी जवाब दे दे। इस पर मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र देना होगा क्या? आप समझिए, जब अभी 1932 का खतियान लागू नहीं है तो जो लोग यहाँ हैं समान मिलेगा। पहले क्या ये प्रमाण पत्र देने की जरूरत चेक कर लीजिए। नहीं, अपना नाम बताए। एक मिनट प्रतुल जानते हैं, प्रतुल जी मैं आपकी बात को दे रहा हूं, को भेज के करा लीजिए एक बार। प्रतुल जी हम रोज कराते हैं, छोड़िए आम लोगों की तरह जाकर कराइए, उसको हम लोग ठीक कराते हैं। आवासीय प्रमाण पत्र कार्यालय में आप जाके पता कर लीजिए। आपको आवासीय प्रमाण पत्र। प्रतुल जी जवाब सुन लेते हैं, अब क्यों इसका जवाब दे दीजिए। अब आवासीय प्रमाण पत्र की जरूरत क्यों है? मूल निवासी है झारखंड को इसको प्रमाणित करने की जरूरत क्यों है? और मूल निवासी का क्राइटेरिया क्या होगा? जी अभी तो कट ऑफ डेट अभी जो तत्काल जो मूल कट ऑफ जो डेट है हम लोग का, कौन सा है?
जो इन्होंने ही किया था। नहीं, वो तो आपने खारिज कर दिया। नहीं, खारिज अभी कहाँ, अभी 1932 लागू कहाँ हुआ है, सरकारी अभी कहाँ लागू हुआ है? आप जबरदस्ती बीच में बोलते रहिए, जवाब लीजिएगा नहीं। आएंगे, एक बार जवाब सुनिए। मूल निवासी कौन? बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल है और इस पर जो लोग यहाँ पढ़ते हैं, जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, कहाँ है सरकार में लिखा हुआ 10वीं क्लास तक यहाँ हुई है, उनको अभी प्रमाण के साथ उनको मिल रहा है। कमल बाबू रूल ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस से बोल रहे हैं। आप जो मिल रहा है अभी, जो 1932 का जो बात चल रही है लागू होगा, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या होना है। लेकिन अभी क्या होगा? अभी 1932 के बाद यहाँ जो अभी का आधार क्या? अभी का आधार है, अगर आप स्कूल कॉलेज में यहाँ से पढ़े लिखे हैं, सारे लोग को मिल रहा है, सारे लोग को मिलेगा। अरे मैं दिखाना मिल रहा है। मूल निवासी कौन है? 34,000 में 34,000 महिलाओं को रांची में महिला सम्मान मिल रहा है। 4,000 में गड़बड़ी है, उसको ठीक करने का आदेश मुख्यमंत्री ने दिया है और 11 तारीख को सारे महिलाओं के खाते में 2500 रुपया आ जाएगा। जवाब को सुन लेते। हम लोग फंसने वाले लोग ही नहीं है, ये आप लोग फंसाते हैं। मूल निवासी कौन है? आप लोग ऐसे अनर्गल बात करते हैं जिसको आपको जनता ने खारिज कर दिया। बात नहीं है। देखिए, विपक्ष में तो ये सवाल तो उठेगा ना, जो क्राइटेरिया है उसको अगर हम अभी देखेंगे तो उस पर तो सवाल उठेगा। अभी नया कोई चीज नहीं आया है। पहली कैबिनेट की बैठक के बाद ये आया है। पहली कैबिनेट की बैठक के बाद ये आया है। पहला ही बॉल से इनका जो फील्डिंग लगा था उस पर 6 लग गया है। अब जो है ना, केवल जीत दोहराने का बात है। जिन लोगों ने वोट दिया उनको हिट विकेट करा दिया। हिट विकेट कोई नहीं, आप यहाँ डिबेट में आके किसको नहीं मिला बताइएगा। हम लोगों ने उसकी तैयारी कर रखी है। बड़ा हृदय करके समर्थन देंगे, हमें आपत्ति नहीं, ठीक है। और आप भी कमल जी कह रहे हैं कि T20 हम खेलने के मूड में, और जनता भी यही उम्मीद कर रही है कि T20 होना चाहिए। पहले बॉल पे हिट लगे, पहला बॉल पे ये हिट लगेगा कि मैया सम्मान योजना की राशि जो मिल रही थी उसमें फिर से स्क्रूटनी होगा, नए कागजात देने पड़ेंगे। विपक्ष तो सवाल उठाएगा। आप जान लीजिए, जो महिलाओं का फॉर्म भराया है उन सारी महिलाओं को ये सम्मान से नवाजा जाएगा। कंडीशन क्यों? कंडीशन कोई नहीं है, आप जान लीजिए। कांग्रेस के प्रवक्ता कमल ठाकुर जी कह रहे हैं कोई कंडीशन किसी तरह की नहीं है। सारी महिलाओं जिन्हें मैया सम्मान योजना के तहत राशि मिल रही थी 1,000, अब 2,500 रुपए मिलेगी। मैं गलत हूं तो सुधारिएगा कमल जी। एकदम मिलेगी। 11 तारीख को सबके खाते में पैसे आ जाएंगे। देखिए, मैं तो चाहूंगा कमल जी जो बोल रहे हैं वो सत्य हो, लेकिन अरे सत्य है, कमल जी जो चाहेंगे सत्य है। ठीक है, आगे बढ़ा रहे हैं कमल जी। मैं तो चाहता हूं कि कमल जी जो बोल रहे हैं वो सत्य हो, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने फिर कैबिनेट में ये सारे कंडीशंस क्यों लगा दिए कि साहब मूल आवासी का प्रमाण पत्र जिसके पास है आवश्यक है। ये भी नहीं कि मूल आवासी का वो जो है एक वो आप हो भी तो ठीक है, नहीं भी हो तो भी ठीक है, आवश्यक है कर दिया इन्होंने। और अपना मूल निवास प्रमाण पत्र देना होगा। और देखिए, दोनों अलग क्राइटेरिया है। मूल निवासी का प्रमाण पत्र देना होगा पॉइंट 3 महिला को, और पहला पॉइंट है कि महिला को झारखंड का मूल निवासी होना आवश्यक है। मैं तो फिर कह रहा हूं वो संकल्प बता दे, वो लेटर बता दे जिससे सरकार ने झारखंड का मूल निवासी कौन है वो कट ऑफ डेट तय कर दिया। कोई डेट तय नहीं हुआ अभी तक, तो कौन होगा? ये कंडीशन क्यों लगा रहे हैं? देखिए, सवाल इसलिए उठ रहा है, इन्होंने ये भी कह दिया कि हरा, गुलाबी, नारंगी राशन कार्ड आयुष, जबकि मैं आपकी बात से सहमत हूं। आपने कई बार उजला कार्ड, व्हाइट कार्ड का भी अधिकारी था, उनको भी मैया सम्मान में सम्मान मिला है, सबको मिला। यही दीजिए ना 57 लाख महिलाओं को जो आप क्लेम करते हैं, जो आप लगा रहे हैं। सवाल इसलिए उठ रहा है ना कि आप क्लेम करते हैं, बाकायदा आपकी पार्टी की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से क्लेम किया जाता है कि 57 लाख महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तहत उनके खाते में राशि क्रेडिट हुई है। हम भी आपको कहते हैं कि आप साधुवाद के पात्र हैं। अगर 57 लाख महिलाओं को यह राशि मिल रही है, हम फिर से चाहते हैं कि इस एजेंडे के तहत आप फिर सरकार में आए हैं, उन्हीं सारी महिलाओं को मिलती रहनी चाहिए और बढ़ी हुई राशि मिलनी चाहिए। कमल जी, बस यही कह रहे हैं। आप समझिए, मैं एकदम आपको बता रहा हूं, अपने राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हूं मैं आपको एकदम ऑथेंटिक बात बता रहा हूं कि जो महिला इस फॉर्म को भरी है उन सारी महिलाओं को ससमान 2500 रुपया मिलेगा। का बोल भारी होगा कि कैबिनेट का निर्णय, ये कैबिनेट का निर्णय है। जो बात हम आपको बोल रहा हूं, और जो मूल निवासी होना चाहिए, अभी आपने प्रतुल जी
कमल जी, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आफ्ताब जी भी कुछ कहना चाह रहे थे। आफ्ताब जी, जब जिक्र हो रहा था कि मैया सम्मान योजना की राशि को संबंधित महिलाओं के खाते में पहुंचाने के लिए स्क्रूटनी फिर से होगा, फिर से दस्तावेज देने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, उस पर आप कुछ कहना चाह रहे थे, जवाब पूरा करें अपना। देखिए, ये जो बात है अभी प्रत्युष भाई ने बताया, बहुत गंभीर विषय है सर, इतना गंभीर विषय है। और ये जो जीत करके आए हैं सिर्फ इसी वादे पर आए हैं। ये जो मैया सम्मान योजना है, अगर इनको आज जो इन लोगों ने शपथ लिया है, इनको जीत दिलाने का श्रेय यही मैया सम्मान योजना को जाता है। और जैसे ये जीत करके आए तो मैया सम्मान योजना के बारे में हमको उतना जानकारी नहीं है, लेकिन हमको ये जरूर जानकारी है, पेपर के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से मुझे ये जानकारी है। और हमारी जो महिलाएं, बहुत सारी महिलाओं से हम लोगों की बातचीत होती है, उन लोगों ने अपना दुख व्यक्त किया है कि भाई अगर मान लीजिए हम उस काबिल होते कि हमारी अगर पास अगर जमीन होती, हमारे पास अगर जमीन होती तो जमीन होती तो फिर हमको ये सब 1000 रुपया हमको लेने की क्या आवश्यकता पड़ती। आज हमारे पास जमीन नहीं है, मेरे मजाक उड़ाई जा रही है कि जमीन का आपको दस्तावेज देना होगा, आपको मूल आवासीय और आवासीय देना पड़ेगा। हमारे पास तो कुछ है ये नहीं है। यहाँ पर 57 लाख महिलाओं में मैं आपको बता रहा हूँ दावे के साथ कि 57 लाख महिलाओं में कम से कम माने लगभग 5 लाख आदमी के होगा दस्तावेज, बाकी किसी के पास दस्तावेज नहीं होगा, जमीन किसी के पास नहीं है। तो क्या ऐसे लोगों को आप जो है कुछ नहीं दीजिएगा? क्यों नहीं दीजिएगा जब आपने वादा कर दिया? और अभी प्रत्युष भाई ठीक बोल रहे हैं कि आपने कह तो दिया कि हम आपको दे देंगे आनन फानन में, और अभी आप कह दिए कि नहीं ये भी देना होगा, ये भी देना होगा, ये भी देना होगा। तो भाई सब कागजबे आप हमसे मांग दीजिएगा, आप फिर मैंने बोल दीजिएगा कि नहीं नहीं आपको अभी नहीं मिलेगा, इस पर अभी हम दस्तावेज का जांच पाठ, दस्तावेज दे भी देगा तो उसके बाद उसका जांच पड़ताल होगा, तब मिलेगा। जब जांच पड़ताल हो जाएगी तब, और कितना को मिलेगा जांच पड़ताल में पता चलेगा। 57 लाख आदमी भरा है तो 5 लाख आदमी को भी बड़ा मुश्किल से मिलेगी। अब बाकी लोग बेचारे जो है मुंह ताकेंगे कि हाँ भैया अब क्या हो गया, हमारा वोट तो दे ले ली, लेकिन अब कहाँ गुलू बाबू, अब कहाँ से मिलता हूँ? ये स्थिति पैदा होने वाली है। वोट तो लोग हमारे बंधु को तो दिया, कांग्रेस के प्रवक्ता जो बोल रहे हैं कैबिनेट के डिसीजन के से बड़ा कोई डिसीजन नहीं होता है, और कैबिनेट का डिसीजन अगर जिस तरह की बात आई है तो ये कहां से देंगे? अपना घर से तो नहीं देंगे। इनको लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन इसको बोलते हैं, जानकारी की कमी। आपको दूसरी बात सुना जाए, आप जब बोल रहे थे हम सुन रहे थे, अभी हमको बोलने दिया जाए, सुन लीजिए, जवाब आप दीजिएगा। आफ्ताब से जरूरी बात करें जी, सुन लिया जाए। दूसरी बात है सर कि मैया योजना तो चलिए ठीक है, इस झारखंड में ड्रॉप आउट का जो रेशियो है पढ़ाई का, सर मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जितने भी गरीब बच्चे हैं वो ड्रॉप आउट हो रहे हैं। कभी इस पर सरकार ने कभी इस पर संज्ञान लेने का काम किया कि ये क्यों ड्रॉप आउट हो रहे हैं? आप तो बड़े बड़े योजना चला रहे हैं कि हाँ भाई बच्चों को पढ़ाना है, बच्चियों को पढ़ाना है, लेकिन उस पढ़ाने के क्रम में वो जो बच्चे फीस नहीं दे पा रहे हैं या जिनके पास कमाई नहीं उनके पिताजी और माताजी का, तो वो बच्चे जो है बीच में ही अपनी पढ़ाई को ड्रॉप आउट कर रहे हैं। इसको ठीक करने के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है। दूसरी बात है सर कि यहाँ जो माने विश्वविद्यालय का जो हाल है, विश्वविद्यालय में क्या हाल है कि आपको अभी तक कोई बहाली जेपीएससी कर नहीं रहा है परमानेंट प्रोफेसर लेक्चरर का, लेकिन उसमें गेस्ट फैकल्टी, कॉन्टेक्चुअल ये सब का बहाली इन लोगों ने कर दिया। गेस्ट फैकल्टी को भी हटा दिया। और गेस्ट फैकल्टी को तारीफ इस बात की है कि उससे आप सारा काम ले रहे हैं, जूता सिलाई से लेकर चंडी पाठ तक का, लेकिन उसको आपने आप जो एचआरडी है उसने साफ अभी कह दिया 17 महीना से तनख्वाह नहीं मिला। जिस प्रोफेसर जिस लेक्चरर को 17 महीना से तनख्वाह नहीं मिलेगी वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा और दूसरे के बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? कॉलेज कैसे जाएगा और कॉलेज में कैसे उसको पढ़ाई में मन लगेगा? और 17 महीना से इस जो 17 महीना के दरमियान में जितना भी प्रत्युष भाई अभी बता रहे थे, गेस्ट फैकल्टी के जितने लोगों की हालत इतनी खराब है, लेकिन यहाँ सरकार के 2500 बार बोला गया होगा गेस्ट फैकल्टी के लोगों के द्वारा, लेकिन कभी भी अभी जो एचआरडी में जो लोग अफसर बैठे हुए हैं वो फेंकते हैं विश्वविद्यालय पर और विश्वविद्यालय फेंकता है एचआरडी पर, लेकिन इसका कोई निर्णय और कोई
किसी तरह का मामला अभी तक नहीं आ रहा है। तो आप लाख बड़ा 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 बिल्डिंग बना दीजिए, विश्वविद्यालय बना दीजिए, महाविद्यालय बना दीजिए, नेक टीम को बुला दीजिए, सबको कर दीजिए आप, लेकिन जब तक आप वहां पर छात्र नहीं रहेगा और छात्र को पढ़ाने की व्यवस्था नहीं होगी, सुचारू रूप से वहां पर टीचर नहीं रहेंगे, वहां लेक्चरर प्रोफेसर नहीं रहेंगे, बेंच डेस्क नहीं रहेगा, तो फिर वो कैसे चलेगा कॉलेज? तो इसको सबसे पहले व्यवस्था करनी होगी कि जो लोग पढ़ा रहे हैं उनका रेम्युनरेशन नॉमिनल ही दीजिए। चलिए आप ये बहुत गंभीर विषय है सर। गंभीर विषय है, चैनल से मैं जो मांग करना चाहता हूं, वही मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से, झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री से भाई हेमंत सोरेन से जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप संज्ञान लीजिए और कम से कम जो लेक्चरर प्रोफेसर हैं, हमारे जो गेस्ट फैकल्टी से लेकर के और कंटेक्चुअल भी जो भी लोग हैं, या हमारे प्राथमिक शिक्षक हैं, या महाविद्यालय की शिक्षक है, या विद्यालय की शिक्षक है, इनके बारे में सुध लेने का काम कीजिए। नहीं तो पीएचडी किए हुए लोग हैं, पीएचडी नेट है सब जी। और ऐसे लोगों को एचआरडी साफ एकदम हटा दिया, रोड पर ला दिया, एक निर्णय में रोड पर ला दिया, 17 महीने से तनख्वाह नहीं दिया, कहां से क्या होगा? राष्ट्रीय जनता तो मैं संज्ञान कहना चाहता हूं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से। माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत सारी जानकारियों नहीं दी जाती है एचआरडी के माध्यम से या विश्वविद्यालय के माध्यम से, जो अभी उनको संज्ञान लेना चाहिए और अविलंब ऐसे तमाम चीजों को ठीक करनी चाहिए, जिससे कि आपकी शिक्षा की व्यवस्था और उच्च स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था झारखंड में हो सके। आपके यहाँ पोटेंशियलिटी है, आपके बच्चे बहुत ऊंचे तक जा सकते हैं। अभी मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि सीजीएल का इन्होंने कम से कम रिजल्ट तो निकाल दिया, कम से कम इन्होंने रिजल्ट निकाल दिया, अब जो मामला हो, लेकिन रिजल्ट इन्होंने निकाल दिया कि चलिए भाई, जो बच्चे दिए थे परीक्षा वो अच्छा अपना अगर आ जाएंगे तो अच्छी बात है। आज बिहार में देखिए, बिहार में एक एक जगह पर क्या स्थिति माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है कि पढ़ाई का व्यवस्था उन्होंने एकदम सुचारू रूप कर दिया, ड्रॉप आउट का वहां सिस्टम एकदम खत्म हो गया, और चाहे कुछ भी हो जाए वहां तनख्वाह मिल जाता है 2 तारीख 5 तारीख के अंतर सारे टीचर्स और सारे प्रोफेसर लेक्चरर को तनख्वाह मिल जाती है। जब आपके घर ही नहीं चलेगा, पेटे नहीं चलेगा, जवाब ले लेते हैं, किसको पढ़ाइएगा? जवाब ले लेते हैं। हम राष्ट्रीय जनता दल का रुख करते हैं। कैलाश यादव जी हमारे साथ है। कई आरोप लगे कि राज्य में ड्रॉप आउट सबसे बड़ी समस्या, श्रम मंत्रालय आपके अधीन था पिछले 5 साल, अगर बात कर लें आरजेडी कोटे में था, आरजेडी के खाते में था श्रम मंत्रालय। लगातार ये आरोप लगते रहे कि बच्चों के साथ खास करके ड्रॉप आउट की वजह से, और जो प्रोफेसर काम कर रहे हैं उन्हें सैलरी नहीं मिल रही है। कई ऐसे विभाग हैं जहां वहां भी सैलरी नहीं मिल रही है। कई ऐसे जगहों पर लेबर काम कर रहे हैं, वहां पर भी ठीक ढंग से पैसों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। सवाल सीधे तौर पर श्रम मंत्रालय पर खड़ा होता है और उम्मीद है कि इस बार भी राष्ट्रीय जनता दल के ही खाते में जाने वाला श्रम मंत्रालय। देखिए, अब तो मंत्रालय पर मंत्रिमंडल विस्तार पर लाए थे बहस में, लेकिन चलिए अभी राज्य का सवाल है। ये लंबा डिबेट था जिस विषय का आपने चर्चा की जी, और सारा विजन को आप दिशाहीन कर दिया। लेकिन अब मंत्रिमंडल विभाग मिलने दीजिए, तो अब इसमें सवाल उठाना और नहीं, पिछले 5 साल तक भी तो आप लोगों के पास था, इसलिए जवाबदेही है आपकी। 5 साल था तो 5 साल तो भारतीय जनता पार्टी ने तो सवाल उठाया नहीं, जदयू के साथी ने आज सवाल उठाया नहीं, डेली उठाया गया है, बहुत हम लोग ने प्रतीक्षा कीजिए। और रहा सवाल, आप लोग दोनों आदमी मिल के हमारे कांग्रेस के साथी को पूरा एकदम धसम दुसम नहीं, फैक्चुअली बस करेक्ट कर रहे हैं, बताया जा रहा है राज्य के हित में है। जीरो पर मैंने स्टोरी कवर किया। देखिए, ना मेरी दोस्ती आपसे है, ना मेरी दोस्ती भारतीय जनता पार्टी से, और ना मेरी दुश्मनी आपसे है, ना मेरी दुश्मनी भारतीय जनता पार्टी से। आपसे कैलाश भाई हम लोगों के बहुत अभिन्न मित्र हैं भाई। सुन लीजिए, कैलाश भाई 1 घंटा के डिबेट में 1 घंटा तो इन लोगों को पूरा मौका दे दिए नोचने के लिए। और जो सवाल था, हाँ, कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल एक मर्यादाहीन बात, शब्दों का इस्तेमाल ऐसा ये शब्दों का नहीं है।
नहीं करेंगे। प्रतुल जी मैं बात कर रहा हूँ, प्रतुल जी इन शब्दों का समर्थन न्यूजीलैंड भारत भी नहीं करेगी कैलाश जी। से बंद कर आप सुनने का कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल, तो आपको सुनना पड़ेगा। ऐसा मर्यादाहीन बात करेंगे तो हम लोग नहीं सुनेंगे। दूसरी चीज सुन लीजिए, आपने सवाल उन पर उठाया था जो मैया सम्मान योजना। अरे भैया, जब पहला किस्त 1000 का जितने लोगों को मिला है और दूसरा किस्त का भी आपको इंतजार करना चाहिए था कि उनको उतने लोगों को 2500 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। पहला किस्त तो 2500 मिला कहाँ अभी? नहीं, 1000 को 2500 किया गया ना, ये चौथा किस्त होगा। चौथा किस्त होगा। तो ये जो मैं 2500 का पहला पांचवा हो जाएगा ये। तो ये अगर आपको इंतजार करना चाहिए था, उसमें क्या त्रुटि आती है, कितने लोगों को मिला, कितने लोगों को नहीं मिला, उसके बाद सवाल बना जाए। दूसरा अभी है कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार और विभाग का बंटवारा भी नहीं हुआ। आप लोग कम से कम 100 दिन कान में जो है रुआ लड़ल के आंख से देखने का कोशिश कीजिए और सरकार के एजेंडा और जो सरकार का मैनिफेस्टो बना, जो सरकार का काम काज है, उस पर नजर लगाइए और मौका दीजिए सरकार को काम करने का। ये सब जो है कि धूमधाम करने से कोई फायदा होना जाना नहीं है। दूसरा चीज है कि जो सवाल राज्य के हित का है, जो जन का हित का है, वो सवाल आपका जायज और सवाल कहीं है तो सरकार बनती है और सरकार उसको काम करेगी। आपका काम है सरकार को मार्गदर्शन देना, ध्यान आकृष्ट करना, सरकार उस पर जरूर संज्ञान लेगी, काम करेगी। लेकिन बेवजह का आप जो है कि उसको तोड़ मरोड़ के जबरन ये सब कीजिएगा तो इससे कोई फायदा नहीं है। दूसरा है कि आपको शुरू से कहा जा रहा है, अभी कितना दिन हुआ सरकार गठन का, आपने तो सारा बात चुनाव में लगाया था, सारी बात को कहा था। अब अवसर दीजिए, दोनों साथियों को मेरा आग्रह है, अवसर दीजिए। और एक किसी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे सहयोगी पार्टी के प्रवक्ता को दोनों आदमी मिल के जो है कि जबरन जो है कि एकदम उसको बोलने से रोक रहे हैं, एक गलत बात है। बताया अजीब भाषा बारी में बोलते हैं। राजद कार्यालय में छोड़ कर यहाँ ऐसी भाषा प्रयोग नहीं कीजिए। नोचेंगे डिशुम कैसे भाषा छोड़िए, कैसे छोड़िए। हम विपक्ष है, आप देखिए ये सरकार होता है ना, सत्ता का नशा अभी से चल कर बोल रहा है। गलत सरकार का निर्णय होगा, हम पहले दिन समाज उठाएंगे। प्रतुल जी आपके पास आ रहे हैं, उससे हमारा विरोध है। प्रतुल जी, कैलाश जी अपनी बात पूरी करें। और दूसरा जी मैंने जोर से चिल्ला करके अगर डराने का बात है तो भाई हम लोग क्या करें? आफ्ताब जी चिल्ला करके डरा दीजिएगा, डरा रहे हैं आप। अपनी बात पूरी करें। प्रतुल जी हम लोग सुन लेते हैं। डरता नहीं, ये सब बात हम टीवी चैनल में नहीं बोलते हैं। दूसरी बात सुन लीजिए। हाँ, नोचने का बोलिएगा, डिसुम बोलिएगा। ठीक है, हमने भी इस बात को पूरी तरह से आप अखबार के कटिंग से उनको चैलेंज समर्थित किया है कि ये बात हमें समर्थन है। कैबिनेट का निर्णय है, कैबिनेट का निर्णय नहीं, आप कैबिनेट का डिसीजन आप दिखाइए। और सवाल आप कर रहे हैं, सवाल आप कर रहे हैं, हम दिखाएं। मैं तो कह रहा हूँ कि सबको मिलेगा। मैं तो कह रहा हूँ, अरे आप तो पहला ही में PIL कराने वाले लोग पकड़ी गई इनकी। हम लोग मैया सम्मान योजना को इतना टेक्निकल बना दिए हैं, अब ये चोरी पकड़ी गई तो अब इस तरीके का नहीं गलत बात। सुनिए, मैया सम्मान योजना पर PIL कराने वाले लोग आज सफाई दे रहे हैं। लेकिन इस तरीके से आपने मूल निवासी का मैया का उड़ गई, आपको नींद नहीं आ रहा मैया। अरे किसने कहा था PIL कराने? हाँ, आप सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, PIL क्यों किए? और उसमें चुनाव सुप्रीम ये बहस अभी शुरुआत हुई है, इसलिए आने वाले 5 सालों तक इस तरह के सवाल उठते महिलाओं का रहेंगे। जनादेश इंडिया गठबंधन बिल्कुल को मिला है। महिलाओं का जनादेश 11 तारीख को सबके खाते में जाएगा। 11 तारीख को सबके खाते में 2500 जाएगा। मंत्रिमंडल का विस्तार लगभग, अरे इसीलिए जनता ने नकार दिया। कोशिश की गई है, लेकिन उस रखने का
प्रतुल जी, कैलाश जी, देखिए नहीं, आपको लेकिन कैलाश भाई ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। अरे ठीक बात है, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा करने के लिए गेस्ट पैनल से आज बात हुई, बहस हुई और बहस हुई तमाम मुद्दों पर जो अभी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उठे। आप तमाम अतिथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मसले पर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, नए कैबिनेट को लेकर और जो योजनाएं चल रही हैं उस पर बात रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। प्रतुल जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। कैलाश यादव जी हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए थे। कैलाश जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। हमारे साथ आफ्ताब जमील जी जुड़े हुए थे जनता दल यूनाइटेड से। आफ्ताब जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। और हमारे साथ कमल ठाकुर जी जुड़े हुए थे कांग्रेस से। कमल जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। देखिए ये बहस जारी रहेगी, ये जो सवाल है ये उठते रहेंगे क्योंकि अब प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में काबिज हुई है सरकार। तो आने वाले दिनों में जो योजनाएं जो चली हैं उसको लेकर अब सवाल उठेंगे। पूरा नहीं होगा तो जनता की भी यही उम्मीद है कि सदन के भीतर भी विपक्ष सवाल उठाएगी और आने वाले दिनों में भी जो योजनाओं को लेकर तमाम अपडेट है, जानकारी है। मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है लेकिन कौन सा पोर्टफोलियो किस मंत्री को मिला है यह अभी तक साफ नहीं है। सारी अपडेट, सारी जानकारी आपसे साझा करेंगे। फिलहाल आज के इस पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।